ये सुनकर हर कोई आर्य को अजीब तरह से देखने लगा। इस युद्ध में आर्य ने जो किया वह उत्कृष्ट था और यहाँ तक कि फेडरल टाइम्स ने भी उसके बारे में एक रिपोर्ट दी थी। हर कोई उत्सुक था कि खबर क्या थी। बूढ़े डेरी ने कहा, सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में है। ये सुनकर अधिकारी मार्गरेट और अन्य अविश्वास में आर्य को देखने लगे। यहाँ तक कि नैना और बाकी ने भी सदमे में भौहें सिकोड़ लीं। केवल आर्य और ललिता जैसे नौसिखिए जो नहीं जानते थे कि व्हाइट ब्लेड हत्या सूची क्या थी, उन्हें नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। व्हाइट ब्लेड हत्या सूची क्या है? नैना ने समझाया, व्हाइट ब्लेड हत्या सूची, ब्लड ब्लेड हत्या सूची और ब्लैक ब्लेड हत्या सूची ब्लेड डीमन जाति की 3 हत्या सूचियां हैं। वे उन लोगों को खत्म करने के लिए बनाई गई हैं जो उनकी जाति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। व्हाइट ब्लेड हत्या सूची आमतौर पर उन प्रोडिजीज को निशाना बनाती है जो अपच ओपनिंग स्टेट के मध्य चरण और उससे ऊपर या यंग ड्यूक उम्मीदवार स्तर पर थे। ब्लड ब्लेड हत्या सूची यंग ड्यूक स्तर के प्रोडिजीज को निशाना बनाती है, जबकि ब्लैक ब्लेड हत्या सूची प्लेनेटरी स्टेट और उससे ऊपर के प्रोडिजीज को निशाना बनाती है। नैना ने दांत दिखाए, तुम अभी अपच ओपनिंग स्टेट में भी नहीं हो और तुम पहले से ही व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में हो। ऐसा लगता है कि सिसिलिया वास्तव में तुमसे नफरत करता है। हे आर्य। नैना कैसे हंस रही थी ये देखकर आर्य को इतना अच्छा नहीं लगा। ये शराबी अभी भी हंस रही थी। ये देखकर कि वह कितना दयनीय और असहाय था, वह फिर भी हंस सकती थी। मार्गरेट ने बेजान आर्य को थपथपाने से पहले जियान शाओनिंग को अजीब तरह से देखा। मैं तुम्हें समझती हूँ, वास्तव में मैं समझ सकती हूँ। आर्य मार्गरेट को देखने के लिए मुड़ा, भावुक महसूस कर रहा था। मार्गरेट मुस्कुराए, मैं व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में 3284वें स्थान पर हूँ। कैसा है? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। आर्य, क्या हत्या होना खुशी की बात थी? जियान शाओनिंग मुस्कुराया, हत्या सूची का हिस्सा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। फेडरेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा केवल मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट ब्लेड डीमंस ही अंदर आ पाएंगे। भले ही वे संघीय डोमेन के अंदर हों, ये बहुत खतरनाक है और वे आसानी से उजागर हो जाते हैं। वे आमतौर पर एक बड़े लक्ष्य का शिकार करना चुनते। बस युद्ध के मैदान पर सावधान रहना और प्लेनेटरी स्टेट द्वारा मत पकड़े जाना। तब तुम काफी हद तक ठीक हो। आर्य को नहीं लगा कि जियान शाओनिंग उसे सांत्वना दे रहा था। भले ही एक अपच ओपनिंग स्टेट मध्य चरण स्तर पर आए, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। आर्य को लगा कि वह काफी खतरे में है। जियान शाओनिंग ने कहा, वैसे मैं भी व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में हूँ, 3288वें स्थान पर। जियान शाओनिंग गर्वित लग रहा था, जैसे कि वहां होना कुछ अद्भुत था। आर्य अब और कुछ नहीं कहना चाहता था, वह बस कुछ शांति चाहता था। ललिता और अन्य ने एक दूसरे के बीच नजरें मिलाईं और नहीं जानते थे कि क्या कहना है। नैना हंसी, हत्या सूची में वे प्रोडिजीज हैं जिन्हें ब्लेड डीमंस के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। इसमें सैन्य योग्यता और प्रतिभा शामिल है, उदाहरण के लिए प्रोडिजी मार्शल आर्टिस्ट, प्रोडिजी कमांडर या अन्य। आमतौर पर जो व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में उच्च होते हैं उन्हें ब्लेड डीमन जाति के लिए बड़ा खतरा माना जाता है और मानव जाति के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। मानव जाति के पास भी एक सूची है जो ब्लेड डीमंस को निशाना बनाती है। इसे दानव शिकार सूची कहा जाता है। तुम भविष्य में इसके बारे में जानोगे। आर्य को कुछ एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्गरेट और जियान शाओनिंग गर्वित थे। क्या ब्लेड डीमंस ने इस सूची का उपयोग अपनी प्रतिभा और योग्यता को आंकने के लिए किया था? क्या युवा प्रोडिजीज के लिए व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में होना एक चलन था? वे शायद सब वहां जाना चाहते थे। क्या उसे खुद खुश होना चाहिए? फिर नैना ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन आर्य तुम अलग हो। तुम्हारी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर है। अन्य प्रोडिजीज के पास हत्याओं के लिए सुरक्षा उपाय हैं, लेकिन तुम। यदि अपच ओपनिंग स्टेट के मध्य चरण में कोई ब्लेड डीमन दिखाई देता है तो तुम शायद भाग नहीं पाओगे, है ना? आर्य का शरीर अकड़ गया। वह सही थी। उसकी असली युद्ध शक्ति मार्गरेट जैसे प्रोडिजीज से बहुत दूर थी। अगर कोई उसकी हत्या करने आता तो उसके लिए मरना वास्तव में आसान था। उसने बूढ़े डेरी को देखा। बूढ़े डेरी, आर्य का रैंक क्या है? बूढ़े डेरी का चेहरा और भी अजीब हो गया। 3280। क्या? हर कोई फिर से चौंक गया, खासकर मार्गरेट और जियान शाओनिंग। आर्य केवल एक लड़ाई में गया और उसका रैंक उनसे अधिक था। उन्हें लगा कि आर्य 4000 से 5000 के बीच रैंक करेगा। मार्गरेट का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने अभी अभी आर्य से इस बारे में डींगे मारी थीं। उसने आर्य को देखा। ये सही नहीं है। जूनियर स्कूल में आर्य का रैंक मुझसे अधिक क्यों है? नैना मुस्कुराए, ये सामान्य लगता है, ये देखते हुए कि उसने जो कुछ भी किया और वह केवल 18 साल का है। नैना खुद भी हैरान थी। उसने इस बच्चे को ग्रह नीलम से कितने दिनों के लिए लिया था और उसने ये सब किया। क्या वह थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता था? नैना के समझाने के बाद सब समझ गए।
आखिरकार एक बेस का मतलब था दसियों हजार सैनिक और एक बेस बनाने की फीस, साथ ही साथ इस अवधि के दौरान उन्होंने जो संसाधन खो दिए और स्पिरिट मेटल खदान। कहा जाता है कि आर्य के हाथों 2 अपच ओपनिंग स्टेट्स भी मारे गए। फिर भी यह आदमी केवल 18 साल का था। अपना रैंक सुनने के बाद आर्य का दिल धड़कना भूल गया। हे भगवान, वह खत्म हो गया था। वह सीनियर स्कूलमेट मार्गरेट से ऊपर रैंक किया गया था। अगर कोई उसकी हत्या करने आता तो वह कम से कम उसके स्तर का होता। उसकी शक्ति अब अपच ओपनिंग स्टेट के तृतीय चरण में थी। ये सोचकर आर्य को ठंड लगी। ये बहुत अच्छा नहीं था। जब आर्य व्यथित था, बूढ़े डेरी ने भी भौहें सिकुड़ीं। वह आर्य को गगन की टीम में मिशन करने के लिए भेजने की योजना बना रहा था, लेकिन अब यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं लग रहा था। आर्य को मार्गरेट और अन्य के साथ मिशन करने के लिए भेजना और भी अव्यावहारिक था। बूढ़े डेरी को यह परेशानी भरा लगा और नैना को भी। उसने अंकल आदित्य से वादा किया था कि वह इस बच्चे की देखभाल करेगी, लेकिन वह पहली बार लड़ाई में जाने पर व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में आ गया। जब ब्लेड डीमन सेना आएगी तो वह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। नैना की आंखें चमक उठीं और उसने धीरे से कहा, बच्चे, प्रवेश परीक्षा समाप्त होने तक आधा महीना बाकी है, लेकिन तुम जल्दी समाप्त हो गए हो। लड़ाई में शामिल होना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम मुख्यालय वापस जा सकते हो। आर्य का मुंह हैंट गया। फिर मेरी आगामी सैन्य योग्यता का क्या? यह एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। आर्य अधिक फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहता था। वह पैसा था। आर्य का दिल दुख रहा था। ये देखकर नैना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आर्य को एक गर्म मुस्कान दिखाई। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मैं इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्या इस बच्चे को उस स्थिति के बारे में पता नहीं था जिसमें वह था? क्या उसने अपने जीवन से अधिक पैसे को महत्व दिया? ये देखकर आर्य कांप गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग अचानक काम कर रहा है। मुझे टीचर नैना को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी भी एक युद्ध लड़ने की ज़रूरत है। आपको अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। हर कोई आर्य को अजीब तरह से देखने लगा। उन्हें आखिरकार आर्य का दूसरा पक्ष पता चला। नैना ने हॉर्न ली और उसने बेसब्री से अपनी भौहें उठाईं। आखिरकार तुम एक नए छात्र हो। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। स्कूल शुरू होने के बाद मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। इस बच्चे के लिए यह आधा महीना वास्तव में उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। वह इस बच्चे को काफ़ी पसंद करती थी और अंकल आदित्य के कारण वह उसे सही समय पर एक मौका देगी। वह वास्तव में वहां नहीं जाना चाहती थी। नैना थकी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन वह जाने से बच नहीं सकती थी। आर्य की आंखें चमक उठीं। उसका किस तरह के अवसर से मतलब था? आर्य उत्सुक था। बाकी सबने आर्य को ईर्ष्या से देखा। हालांकि उसने युद्ध के मैदान पर सैन्य योग्यता अर्जित करने का मौका खो दिया, लेकिन नैना का अवसर स्पष्ट रूप से इसकी भरपाई करेगा। यह शायद इसकी अधिक भरपाई भी करेगा। नैना ने ललिता और बाकी को देखा। युद्ध का मैदान अब तुम जैसे नए छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। तुम लोग भी मुख्यालय वापस जा सकते हो। वहां भी मुआवजा होगा। तुम्हारा शैक्षणिक क्रेडिट तुम्हारे द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट का 3 गुना होगा। सबने खुशी मनाई। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि सैन्य योग्यता कम होगी, लेकिन शैक्षणिक क्रेडिट इसकी भरपाई करेगा। युद्ध का मैदान और अधिक खतरनाक होने वाला था। जोखिम उठाने की आवश्यकता के बिना ऐसे पुरस्कार प्राप्त करना बहुत अच्छा था। बूढ़े डेरी ने अधिकारियों पर नज़र डाली और कहा, यह एक बड़ी लड़ाई होगी। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे गंभीरता से लेगा। हाँ जनरल। बूढ़े डेरी ने सबकी उत्सुकता देखने के बाद संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर वह मुस्कुराए, मैं कोई जिद्दी बूढ़ा मूर्ख नहीं हूँ। ब्लेड डीमंस के आने से पहले कुछ दिन होंगे। आज रात पिछली बार की जीत का जश्न मनाया जाएगा। ये युद्ध से पहले आखिरी विश्राम है। कल युद्ध की तैयारी के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व करें। सब मुस्कुराए। एक बड़ी जीत के लिए जश्न जरूरी था। यह मनोबल में भारी वृद्धि थी और सैनिकों को कुछ दबाव से राहत देने में मदद मिली। बूढ़े डेरी अपने सैनिकों को लगातार तनाव में नहीं रखने वाले थे। चर्चा के बाद हर कोई बैठक कक्ष से चला गया। नैना वहां चली गई और मुस्कुराई। मैं कल तुम्हें बेस तक ले जाऊंगी। तुम लोग पहले पैक कर लो। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी सैन्य योग्यता मुख्यालय में दी जाएगी। मेजर जनरल बेरी इससे निपटेंगे। फिर वह अन्य यंग ड्यूक्स और सैन्य अधिकारियों के साथ चली गई। आर्य मुस्कुराया। चूंकि टीचर नैना ने ऐसा कहा, तो चलो वापस चलते हैं और पहले पैक करते हैं। हम कल जल्दी छुट्टी मना सकते हैं। सब मुस्कुराए। कियारा ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि हमारा इनाम क्या होगा। हर कोई भी प्रत्याशा से उत्सुक था। ललिता मुस्कुराई। मुख्यालय पहुंचने पर हमें पता चल जाएगा। इस प्रकार हर कोई अपने डॉम्प में वापस चला गया और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया।
रात में आर्य और अन्य को जश्न पार्टी में शामिल होने के लिए सूचित किया गया। यह एक सैन्य हॉल में आयोजित किया गया था। युद्ध में जाने वाले सभी उच्च स्तर के लोग आए। वे सैनिक अपनी कंपनियों के साथ जश्न मनाएंगे। जहां तक बेस की रक्षा की बात है तो यह नए आए लोगों की जिम्मेदारी होगी। जब आर्य और अन्य आए तो वहां पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे, जिनमें उनके सीनियर स्कूलमेट्स और प्रोडिजी बैरक्स के प्रोडिजीज शामिल थे। जैसे ही आर्य अंदर गया उसने इस तीव्र सुगंध को महसूस किया जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। ये स्वादिष्ट भोजन की गंध थी। वहां सभी प्रकार के भोजन के साथ तालिकाओं की लंबी पंक्तियां थीं। आर्य ने अपनी लार निगल ली। वह खाना चाहता था। जश्न में कोई विशेष नियम नहीं थे, हर कोई जो चाहे ले सकता था। नैना अभी खुशी से शराब पी रही थी। वह यहाँ की सभी सुंदर शराब से बहुत उत्साहित थी। आर्य अंदर दौड़ा और एक प्लेट पकड़ी और अपने मुंह के अंदर सभी प्रकार के भोजन को भरना शुरू कर दिया। ये देखकर ललिता का मुंह हैंट गया। हालांकि सभी को भूख भी लग रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्लेटें पकड़ी और खाना शुरू कर दिया। लोग समय समय पर आर्य को नमस्ते कहने आते थे। आखिरकार आर्य मजबूत और प्रतिभाशाली था। उसे जानना अच्छा था। आर्य को लगा कि यह परेशानी भरा था, लेकिन उसे शिष्टाचार के साथ वापस मुस्कुराना पड़ा। अंत में आर्य नैना के पास भागा। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। मादा टी रेक्स के बारे में कौन चिंतित नहीं था। शराब से नैना का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, बच्चे, मुझे बताओ, तुम और अंकल आदित्य एक दूसरे से परिचित हो? अंकल आदित्य ने उसे आर्य की विशेष देखभाल करने के लिए कहा। यह उनके जैसा नहीं था। आर्य मुस्कुराया। हम ठीक हैं। मैं अलीशा के साथ अच्छा दोस्त हूँ। जहाँ तक अंकल आदित्य की बात है, मुझे उनके द्वारा कुछ बार पीटा गया है। जब उसने अपने प्रशिक्षण को पहले याद किया तो ये दर्द से भरा था, खासकर उसके कूल्हे के लिए। नैना इस जवाब से बहुत संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उसने पूछना जारी नहीं रखा। तुम्हारी शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है। ताकत पर तुम्हारा नियंत्रण काफ़ी अच्छा नहीं है। ये सिर्फ स्ट्रेंथ गॉड आर्ट नहीं है, बल्कि अन्य गॉड आर्ट्स भी हैं। तुम बस पूरी तरह से ढीले हो रहे हो। जब हम स्कूल वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें ठीक से सिखाऊंगी। आर्य, किसी कारण से सिखाना शब्द सुनकर आर्य को ठंड लगी। फिर उसने कुछ सोचा और नैना को उत्सुकता से देखा। वैसे टीचर नैना, वह अवसर क्या है जिसके बारे में आप बात कर रही थीं? नैना ने आर्य को घूरा। वह मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। समय सही होने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम हारोगे नहीं। फिर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अगर यह अंकल आदित्य के कारण नहीं होता तो मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाती। इसने आर्य को और भी उत्सुक बना दिया, लेकिन वह उसे यह कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। इस पल ललिता एक प्लेट के साथ चली गई। आर्य ने उसकी प्लेट पर नजर डाली। वह मांस से भरी थी। कोई सब्जियां या स्पिरिट फल नहीं थे। वह नैना पर मुस्कुराए। दीदी नैना, मैं छुट्टी के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। आर्य ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। छुट्टी के लिए आवेदन? वह प्रवेश परीक्षा के दौरान ऐसा किस लिए कर रही थी? नैना भी थोड़ी हैरान थी। फिर उसने पूछा, कारण? फिर नैना ने कुछ सोचा। उसने ललिता को एक जटिल नज़र दी और पूछा, तुमने इसके बारे में सोचा है? ललिता ने एक जटिल मुस्कान दिखाए। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नैना ने सिर हिलाया। क्या तुम अपने भाई को नहीं बताने वाली हो? ललिता एक पल के लिए झिझकती हुई दिखी, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, उसे पता चल जाएगा। अगर तुम उसे अभी बताती हो तो वह शायद बहुत बेहतर महसूस करेगा और युद्ध में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगा। तुम वास्तव में उसे नहीं बताने वाली हो? नैना ने तिरछी मुस्कान दी। ललिता का चेहरा सख्त हो गया और फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं। दीदी नैना, आप वास्तव में मतलबी हैं। नैना मुस्कुराए। कुछ चीज़ें मेरे कहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन यह अच्छा है कि तुम इसे देख सकती हो। फिर उसने कुछ और पिया। उसने ललिता के सिर को रगड़ा। मैं छुट्टी को मंजूरी देती हूँ। ललिता की आंखें चमक उठीं क्योंकि वह खिखियाए। धन्यवाद दीदी नैना। आर्य सन महसूस कर रहा था और उसने अजीब तरह से दोनों को देखा। ललिता, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? ललिता ने एक भौं उठाए और मुस्कुराए। जब हम स्कूल शुरू करेंगे तो मेरी शक्ति निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाएगी। आर्य, उसने अविश्वास में ललिता को देखा। वह कब से इतनी घमंडी थी? यहाँ तक कि वह भी इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं करता था। नैना ने दांत दिखाए। ये वास्तव में संभव हो सकता है। ललिता, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आर्य, उसे लगा कि नैना की मुस्कान दुष्ट थी। यहाँ तक कि उसे लगा कि यह संभव था। यह एक समस्या लग रही थी। वह चिंतित हो गया। तो तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? आर्य ने उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ दोनों को देखा। ललिता मुस्कुराए। स्कूल शुरू होने के बाद बताऊंगी। आर्य, ये दोनों ही लोगों को लटकाए रखना पसंद करते थे। ये किसी लेखक द्वारा अचानक अपडेट रोकना कैसे अलग था?
अगर ये अर्थ एरा के दौरान होता तो उन्हें ब्लेड भेजे जाते। ललिता की आंखें चमक उठीं और वह झिझकी। वह लिनकून की ओर मुड़ी जो कुछ सुंदर महिला अधिकारियों से घिरा हुआ था और उससे कुछ कहा। फिर दोनों ने क्षेत्र छोड़ दिया। आर्य ने दोनों को उत्सुकता से देखा और नैना पर मुस्कुराया। सुंदरता और ज्ञान का अवतार टीचर नैना, क्या आप मुझे कुछ बताने वाली हैं? अगर ललिता वास्तव में उससे आगे निकल गई तो वह कुचला जाएगा। उसे अब दुश्मन को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता थी। नैना ने आर्य की चापलूसी भरी मुस्कान को देखा और अपनी शराब की बोतल हिला दी। क्या तुम्हारे पास अच्छी शराब है? वे जो प्लेनेटरी स्टेट को भी बेहोश कर सकती हैं। आर्य, परेशान करने के लिए क्षमा करें, अलविदा। जो शराब ऐसा कर सकती है वह खुद एक खजाना है, ठीक है। वह उसे कहाँ से लाएगा? वह आर्य, गरीबी जे था। आर्य ने नैना से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश छोड़ दी। भले ही वह कड़ी मेहनत करेगा, अंततः क्या होगा ये भाग्य पर निर्भर था। ये सोचकर आर्य ने फिर से खाने का आनंद लेना शुरू कर दिया। आगामी युद्ध के कारण जश्न दिन के उजाले तक नहीं चला। ये रात के अंधेरे में रुक गया। आर्य और अन्य डॉम्प में वापस चले गए। रास्ते में आर्य ने ऊब चुकी ललिता को उत्सुकता से देखा लेकिन अंततः कुछ नहीं पूछा। अब आर्य का एक नया लक्ष्य था। वह ललिता से पीछे नहीं रह सकता था। ये सोचकर आर्य बैठ गया और पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया। उसने अपना हैंडसम चेहरा महसूस किया। आज उसकी किस्मत निश्चित रूप से अच्छी होगी। आर्य ने आत्मविश्वास से जाने के लिए एक दिशा चुनी। ... एक दिन बाद आर्य ने 100 से अधिक कोर मार्शल स्टेट जानवरों को मार डाला लेकिन फिर भी गॉड आर्ट के साथ अपच ओपनिंग स्टेट का सामना नहीं किया। क्या वह आज वास्तव में बदकिस्मत था? इस पल उसके दाईं ओर से एक दहाड़ सुनाई दी। आर्य की आंखें चमक उठीं। उसने इसे पा लिया। वह तेजी से दाईं ओर उड़ा। जल्द ही आर्य ने अपने सामने काफी चीख महसूस की। एक बहुत मजबूत थी अपच ओपनिंग स्टेट स्तर तक पहुंच रही थी जबकि अन्य सभी कोर मार्शल स्टेट्स थे। आर्य ने दांत दिखाए। ऐसा लग रहा था कि वह शक्तिशाली ची गॉडार्ट वाले जानवर की थी। हालांकि यह उन 3 जानवरों की तुलना में बहुत कमजोर था जिनका उसने पिछली बार सामना किया था। यह अभी अभी अपच ओपनिंग स्टेट तक पहुंचा था और इस प्रकार आर्य के लिए कोई खतरा नहीं था। बढ़िया, आर्य को अद्भुत लगा। यह जमीन से गॉडार्ट क्रिस्टल बॉल उठाने जैसा था। आर्य खुशी खुशी समूह के पास गया और घास के उद्घाटन के माध्यम से उन्हें देखा। ये घास वाला एक छोटा लॉन था जो केवल टखने की ऊंचाई तक पहुंचा। वहां 100 से अधिक ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड्स थे। सबसे सामने एक ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड खड़ा था। एक हरी हवा उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। वह एक राजा की तरह अपने नागरिकों को नीचे देख रहा था। आर्य का मुंह हैंग गया। इस तेंदुए ने शायद विंड गॉडार्ट के टुकड़े को निगल लिया और अब ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड्स के इस झुंड का नेता बन गया। ये जानवर बहुत घमंडी था, यहाँ तक कि उसने भी यहाँ आवाज़ करने की हिम्मत नहीं की और यह ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड इतना घमंडी अभिनय कर रहा था। क्या यह एक बॉस द्वारा दोपहर के भोजन के लिए पकड़े जाने से नहीं डरता था? उसने बहुत अधिक देखा था। आर्य की आंखें चमक उठीं। उसकी सारी शक्ति उमड़ पड़ी। वह इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर देगा। ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड बहुत खुश था। वह बस बाकियों से ऊपर उठ गया और अपने डोमेन का विस्तार किया। उसके पास वह सारा भोजन और प्रजनन के अधिकार थे जो वह चाहता था। इस पल एक शक्तिशाली ची उमड़ पड़ी। ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड एक पल के लिए जम गया और अपनी बाईं ओर डर से देखा। वह डर से दहाड़ा और भागना चाहता था, अपने डोमेन को पीछे छोड़ते हुए। ये देखकर आर्य बदहवास हो गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर उसने दांत दिखाए और उसका पीछा किया। जमीन हिल गई और एक विशाल खाई दिखाई दी। पहले से ही डरा हुआ ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड्स का झुंड तुरंत भाग गया। आर्य प्रकाश की एक किरण में बदल गया और भागते हुए ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड के सिर के ऊपर दिखाई दिया। उसकी दाहिनी हथेली ने उसके सिर पर दबाया। गड़गड़ाहट। ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड को तुरंत मिट्टी के खिलाफ राम किया गया। उसके चारों पैर हवा में लहराए। आर्य ने भौहें सिकोड़ी। ये दृश्य परिचित लग रहा था। जब उसने पहली बार नीले पक्षी बॉस के जन्म का सामना किया तो वह इस तरह एक ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड पर झुक गया। उसने उस समय उसे नहीं मारा, लेकिन इस बार अलग था। आर्य की आंखों में एक लाल रोशनी चमकी और ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड तुरंत लपटों में जल उठा। जल्द ही मांस की गंध थी। आर्य की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसके पास एक दिलचस्प विचार था। उसने एक विंड ब्लेड के साथ पैर काट दिया और ये देखने की कोशिश की कि क्या वह गायब होने से पहले इसे काट सकता है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ पैर को छुए, पैर धूल में बदल गया। उसे लगा कि यह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन उसके खिलाफ काम कर रहा था। जानवर इतना भूख बढ़ाने वाला लग रहा था, वह इसे क्यों नहीं खा सकता था। जल्द ही ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड धूल में बदल गया। 6 लाल गोले, 4 बैंगनी गोले और एक विंड गॉडार्ट गोला पीछे छोड़ दिया।
आर्य ने फिर चारों ओर भागते हुए ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड्स को देखा। वे डरे हुए लग रहे थे। उन्हें विदा क्यों न करें? आर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमकी क्योंकि अनगिनत विंड ब्लेड्स दिखाई दिए। शेष ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड्स को तुरंत नष्ट कर दिया। लाल गोलों की एक बड़ी लहर इकट्ठा करने के बाद आर्य फिर से शिकार के लिए निकल गया। समय तेजी से बीत गया। ये पहले से ही तीसरा दिन था। आर्य को बस एहसास हुआ कि वह 3 दिनों से पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में रुका था। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसका कल्टीवेशन स्तर एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट तक पहुंच गया था। यह एक नया मील का पत्थर था। उसने छोड़ने से पहले पूरी अवधि के लिए रहने का मन बना लिया। हालांकि इस पल आर्य अचानक नीचे रेंग गया। 2 विशाल नीले पक्षी हवा में उड़ गए, लगभग आर्य को बाहर उड़ा दिया। नीले पक्षियों के उड़ जाने के बाद आर्य ने राहत की सांस ली। वह एक परिपक्व शिकारी था जो हमला या बचाव कर सकता था। उसने पिछले कुछ दिनों में बिग बॉस की 10 से अधिक लहरें देखी थीं, लेकिन उसने उन सभी को सुरक्षित रूप से चकमा दे दिया। लोग अंततः परिपक्व होंगे। इस पल आर्य की आंखें फिर से चमक उठीं क्योंकि वह बाईं ओर दौड़ा। उसने एक अपच ओपनिंग स्टेट बिल्ली जैसे जानवर को देखा। ये पूरी तरह से बैंगनी था और बिजली की चिंगारियां इसकी सतह पर कड़क रही थीं। इस बिल्ली ने हर जगह देखा। ये जानवर उससे थोड़ा कमजोर था, लेकिन ये 5 अपच के करीब पहुंच रहा था। इसे जल्दी खत्म करो। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और तुरंत जानवर के बगल में दिखाई दिया। मरो। उसने उसके पेट पर मुक्का मारा। हरी और लाल मुट्ठी की ताकतें हवा में कट गईं। शक्ति चौंकाने वाली थी। दहाड़। बिजली वाली बिल्ली ने खतरे को महसूस किया और एक बिजली की चिंगारी में बदल गई क्योंकि उसने चकमा देने की कोशिश की। हालांकि वह आर्य से थोड़ी धीमी थी। आर्य ने उसका पीछा किया। उसने उसकी गर्दन पर फर पकड़ा। बिल्ली दहाड़ी और उसकी बिजली की चिंगारियां आर्य पर दागी गईं। आर्य ने दांत दिखाए और चकमा नहीं दिया। हालांकि उसकी लाइटनिंग गॉड आर्ट कमजोर थी, लेकिन उसके पास लाइटनिंग गॉड आर्ट के लिए काफी प्रतिरोध था। अपने शक्तिशाली शरीर और पुनर्योजी गॉड आर्ट के साथ वह हमले को आमने सामने ले सकता था। फिर आर्य ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। आग और हवा आपस में लिपटी। शक्ति उमड़ पड़ी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 2 बड़े धमाकों में आर्य की मुट्ठी बिल्ली पर उतरी और बिजली ने भी आर्य को मारा। म्याऊं। बिल्ली ने एक भयानक म्याऊं की क्योंकि आर्य की भयानक मुट्ठी की शक्ति ने उसके बचाव को भेद दिया। आर्य की गॉड आर्ट और स्पिरिट फोर्स उसके शरीर के अंदर चली गई, उसके अंदरूनी हिस्सों को नष्ट कर दिया। इसकी हिंसक ची कमजोर हो गई। खून खांसते हुए इसने संघर्ष किया। जब उसकी बिजली ने आर्य को मारा तो उसकी अधिकांश शक्ति हवा और आग की बाधा द्वारा कम कर दी गई। शेष बिजली ने केवल आर्य को थोड़ा हिला दिया, जिससे उसे सुन्न महसूस हुआ। आर्य का चेहरा ठंडा था। उसने फिर अपनी मुट्ठी लहराई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 3 मुके और बिल्ली ने अपनी लाइफ फोर्स खो दी। आर्य ने बेजान बिल्ली को देखकर राहत की सांस ली। बाद में उसका शरीर एंड गया। बिल्ली के मरने से ठीक पहले वह जवाबी हमला करने में कामयाब रही। इस तरह के हमले ने एक सुन्न करने वाला प्रभाव छोड़ दिया। उसके शरीर की सतह झुलस गई थी। पुनर्योजी गॉड आर्ट का उपयोग करते हुए मृत्वचा छीलने लगी और उसका शरीर ठीक हो गया। बिजली वाली बिल्ली अब धूल में बदल गई थी। पीछे 7 लाल गोले और 5 बैंगनी गोले छोड़ गई। एक चमकता हुआ बिजली गॉड आर्ट क्रिस्टल गोला भी था। आर्य ने खुशी खुशी उन्हें उठाया। वह वास्तव में भाग्यशाली था। उसने गॉड आर्ट के साथ 2 अपच ओपनिंग स्टेट जानवरों का सामना किया। शायद बाद में तीसरा होगा। क्या उसे बाहर जाकर लॉटरी टिकट खरीदना चाहिए? इस पल एक चौंकाने वाली दहाड़ निकली। ध्वनि तरंगें एक हिंसक हवा में बदल गईं जिसने घास को उड़ा दिया। आर्य मुड़ा और देखा कि एक 10 मीटर लंबा विशाल काला बाघ उसे 1 किलोमीटर दूर से घूर रहा था। उसकी आंखें अंधेरी और गहरी थीं। बस वहां खड़े होकर उसकी ची ने आर्य को खतरे की मजबूत भावना से तनाव में डाल दिया। आर्य, इससे पहले कि वह बात कर सके, एक काली रोशनी चमकी और वह अंधेरे में डूब गया। उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं और वह डॉम्प में वापस आ गया था। उसने बदहवासी में छत को देखा। पिछली बार जब उसने काले बाघ बॉस को देखा था तो वह सो रहा था और वह बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे ही वह जागा, वह बहुत खूंखार हो गया। उसे वहां उस राहगीर बॉस की उम्मीद नहीं थी। वह बाहर निकाले जाने तक जीवित रहने की योजना बना रहा था, लेकिन अंत में वह इस छोटे से सपने को महसूस नहीं कर पाया। आर्य ने भौहें सिकुड़ी और बैठ गया। ललिता ने कहा कि वह उससे आगे निकलने वाली थी। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। आर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हवा का क्रिस्टल गोला हवा में गायब हो गया जो आर्य के शरीर में प्रवेश कर गया। आर्य ने एक और बैंगनी गेंद का उपयोग किया और कल्टीवेशन शुरू कर दिया। 3 घंटे बाद आर्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और बिजली के गोले का उपयोग करने से पहले एक पल के लिए आराम किया।
बिजली के गोले ने तुरंत उसके शरीर को नष्ट करना शुरू कर दिया। विंड गॉड आर्ट की तुलना में लाइटनिंग गॉड आर्ट अभी भी बहुत कमजोर थी, इसलिए वह क्रिस्टल गोले के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सका। उसने भौहें सिकुड़नी और सीखना शुरू कर दिया। 4 घंटे बाद आर्य ने अपनी आंखें खोलीं। खिड़की के बाहर फिर से बहुत उजाला था। काफी उड़ने वाले जहाज बेस से उड़े, ग्रह के रणनीतिक बिंदुओं के लिए उड़ान भरी। कल की पार्टी खत्म हो गई थी और वे एक नए युद्ध का सामना करने वाले थे। कौन जीता और मरा ये स्वर्ग पर निर्भर था। आर्य उठा और खुद को ब्रश करने के लिए बाहर चला गया। फिर वह रहने वाले कमरे में बैठ गया और यश और बाकी के बाहर आने का इंतजार किया। नैना उन्हें मुख्यालय भेजने वाली थी। यश और अन्य में नैना को इंतजार कराने की हिम्मत नहीं होगी। वास्तव में वे जल्द ही बाहर निकल गए। लड़ाई के बाद से उन्होंने वास्तव में आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। एकमात्र आराम उन्हें तब मिला जब लुइसा उनका इलाज कर रही थी। फिर उन्होंने पागलों की तरह कल्टीवेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सफाई की और कुछ जीवन शक्ति प्राप्त की। फिर आर्य उठा और कहा, चलो देखते हैं कि ललिता और अन्य तैयार हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो हम टीचर नैना को संदेश भेजेंगे। इस पर आर्य का कम्युनिकेटर बज उठा। उसने इसे खोला और यह नैना थी। वह उनसे पूछ रही थी कि क्या वे तैयार हैं। वह तुरंत उड़ने वाला जहाज वहां चलाएगी। ये देखकर यश और बाकी को ठंडा पसीना आ गया। अच्छी बात है कि वे नहीं सोए या उनका जीवन खत्म हो जाएगा। आर्य ने जवाब दिया और फिर मजाक किया, चलो चलते हैं। क्या तुम लोगों ने कुछ पीछे छोड़ दिया? यश और अन्य ने अपना सिर हिलाया। आर्य ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। शायद वे अपने पूरे जीवन में यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। आखिरकार हर साल के लिए प्रवेश परीक्षा एक अलग स्थान पर आयोजित की गई थी। मानव जाति के पास बहुत सारे युद्ध के मैदान थे। वे आए और लड़की के डॉम पर दस्तक दी। जल्द ही ललिता ने दरवाजा खोला और 4 लड़कियां बाहर चली गईं। फिर उन्होंने नैना का निजी उड़ने वाला जहाज कम ऊंचाई पर बैठे देखा। आर्य का कम्युनिकेटर फिर से बज उठा, उन्हें ऊपर लाने के लिए विंड गॉड आर्ट का उपयोग करें। आर्य का मुंह हैंग गया, मैं तुम लोगों को ऊपर लाऊंगा। फिर आर्य ने सबको नैना के जहाज में उड़ा दिया। वह और ललिता पहले यहां आ चुके थे, लेकिन दूसरों के लिए यह पहली बार था। उन्होंने लेआउट को उत्सुकता से देखा। यहां तक कि ठंडे चेहरे वाली रितिका ने सदमे में कहा, टीचर नैना बहुत अमीर हैं। यहाँ की चीजें शायद कुल कुछ 100 मिलियन स्टार सिक्कों के लायक हैं। आर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी ज्यादा? उसने पहले एक कमरा जला दिया था। क्या वह 10 मिलियन स्टार सिक्के होंगे? आर्य डरा हुआ था। क्या वह उससे मुआवजे के लिए कहेगी? वह इतनी अमीर थी। वह अच्छी दिखती भी थी। एक हिंसक शराबी होने के अलावा वह बहुत अच्छी लग रही थी। आर्य के जटिल चेहरे को देखकर नैना ने निशब्द होकर कहा, क्या तुम फिर से कुछ अजीब सोच रहे हो? आर्य अजीब तरह से मुस्कुराया, मैं सोच रहा हूं कि टीचर नैना वास्तव में एक अच्छी इंसान है। नैना ने आर्य को नज़रअंदाज किया। वह जानती थी कि आर्य कितना बेशर्म था। उसने शराब की एक बोतल निकाली और सोफे में डूब गई। जहां चाहे बैठो, हम कुछ घंटों में वहां होंगे। फिर जहाज ऊपर उठा। आर्य और अन्य ने सिकुड़ते हुए बेस को देखा और जटिल महसूस किया। नैना ने दांत दिखाए, कैसा लगता है? सबकी आंखें चमक उठीं और नहीं जानते थे कि इसे कैसे व्यक्त करें। नैना ने आह भरी, इस जगह को याद रखना। सबने चुपचाप सिर हिलाया। आर्य मुस्कुराया, अगर आप मुक्त हैं तो आप हमें खेलने के लिए यहाँ वापस ले जा सकती हैं। नैना, क्या इस आदमी ने युद्ध के मैदान पर छुट्टी मनाने की योजना बनाई थी? उसने आर्य को घूरा, मैं इसे याद रख रही हूँ। आर्य ने जवाब नहीं दिया और बस सोफे पर बैठ गया। बाकी सब आराम करने लगे। नैना के जहाज की गति बहुत तेज थी और इसका हमला और बचाव प्लेनेटरी स्तर तक पहुंच गया था। शार सिस्टम के माध्यम से यात्रा करने में शायद कोई खतरा नहीं था। 3 घंटे बाद वे कृत्रिम ग्रह पर वापस आ गए। नैना ने कहा, तुम्हारे डॉम अभी भी उसी जगह पर स्थित हैं जब हम पहली बार आए थे। बाहर सैनिक हैं जो तुम्हें वहां ले जाएंगे। तुम यहाँ घूम सकते हो, लेकिन तुम्हें कल्टीवेशन पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आर्य और बाकी ने सिर हिलाया। उसे लगा कि वह अब आखिरकार एक टीचर की तरह लग रही थी। दरवाजा खुला और आर्य उस पर मुस्कुराया, सावधान रहें, मरे नहीं। नैना ने दांत दिखाए क्योंकि उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी टिमटिमाई। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं नैना हूँ। उसका स्वर हमेशा की तरह दबंग था। आर्य मुस्कुराया और सलाम किया, मैं जनरल नैना को सबसे बड़े भाग्य की कामना करता हूँ। नैना ने मजाक किया, तुम आखिरकार थोड़े सैनिक जैसे लग रहे हो। उसने अपना हाथ लहराया, तो जल्दी करो और जाओ। सैनिकों को तेज होने की जरूरत है। मुझे वापस जाने और तैयारी करने की जरूरत है। आर्य का मुंह हैंग गया। ठीक है, हम फिर जा रहे हैं। ललिता ने अपनी पलकें झपकाईं, सावधान रहना दीदी नैना। फिर आर्य ने हवा के साथ सबको जहाज से उतार दिया। नैना ने उन्हें देखा।
उसने थोड़ी कोमलता के साथ दांत दिखाए। ये लोग। जल्द ही उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया। उड़ने वाला जहाज क्षितिज में घुस गया। आर्य और अन्य चेक पॉइंट पर गए। पहले वाले 2 सैनिक अभी भी उस जगह पर तैनात थे। जब उन्होंने आर्य को देखा तो उन्होंने जल्दी से सलाम किया। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य। आर्य ने सिर हिलाया। आराम से। उसे बहुत अच्छा लगा। पिछली बार जब वह आया था तो उसने बस पंजीकरण कराया था और सेकंड लेवल सोल्जर था, लेकिन अब उसका रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट था। आर्य को लगा कि उसे वास्तव में जल्दी पदोन्नत किया गया। युवा सैनिक ने आर्य को प्रशंसा और घबराहट के साथ देखा। उसने सलाम किया। नमस्ते सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य। आर्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, रास्ता दिखाओ। ललिता ने कहा, मेरी पहले से ही अपनी व्यवस्था है। मैं तुम लोगों के साथ डॉम्प नहीं जाऊंगी। आर्य बदहवास हो गया और उसे याद आया कि उसने छुट्टी मांगी थी। इस प्रकार उसने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास तुम्हें ले जाने के लिए उड़ने वाला जहाज है? ललिता ने सिर हिलाया। जल्द ही लोग मुझे लेने आएंगे। आर्य ने सिर हिलाया और फिर कहा, तुम्हारी सैन्य योग्यता का क्या? अगर उसे इसे उसके लिए लेना पड़ा तो वह प्रसंस्करण शुल्क लेगा। ललिता की आंखें हिली और आर्य को घूरने के लिए बदल गईं। यो, तुम मेरी इतनी परवाह करते हो? क्या ऐसा हो सकता है? आर्य का मुंह हैंग गया। क्या ऐसा हो सकता है? भले ही तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। ललिता ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक नज़र दी कि उसने उसे देख लिया है। क्या तुम मुझसे पिटने से डरते हो, इसलिए तुम अब मुझे खुश करने आए हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बकवास बंद करो। वह अभी जीती भी नहीं थी और वह इतनी घमंडी थी। उसे जीतने नहीं देना चाहिए। ये देखकर ललिता हंसी। दीदी नैना मेरे लिए ये करेंगी, चिंता मत करो। फिर सबने ललिता को अजीब तरह से देखा। क्या हुआ? उन्हें नहीं पता था कि ललिता ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था। ललिता मुस्कुराई। मेरे पास कुछ चीजें हैं, इसलिए मुझे युद्ध के मैदान से जल्दी निकलने की जरूरत है। हम स्कूल में मिलेंगे। यश और अन्य ने कुछ समझ के साथ सिर हिलाया। आर्य ने कहा, तो हम जा रहे हैं। सावधान रहना। मुझे पता है, क्या तुम एक माँ हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आर्य अब उससे बात नहीं करना चाहता था। वह युवा सैनिक के साथ चला गया। आर्य की पीठ को देखकर ललिता की आंखें चमक उठीं। अगली बार मैं जीतने वाली हूँ। आर्य और बाकी ने युवा सैनिक का पीछा एक तैरती हुई कार तक किया। ये डॉर्मेट्री तक गई। कियारा ने उत्सुकता से पूछा, आर्य, क्या ललिता ने तुम्हें बताया कि वह क्या करने जा रही थी? रितिका और जेसिका ने भी उत्सुकता से देखा। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी भी अंधेरे में हूँ। यश की आंखें चमक उठीं। ललिता ने कहा कि वह तुम्हें पीटने वाली थी। क्या ऐसा हो सकता है? सब ने एक दूसरे को देखा। आर्य, इन लोगों ने गलत सोचा होगा। उसने निशब्द होकर कहा, ये वह नहीं है जो तुम सोचते हो। हर कोई, ओह आर्य, डॉम में वापस। सैनिक ने कहा, मेजर जनरल बेरी युद्ध के लिए तैनाती में बहुत व्यस्त हैं। तैनाती पूरी होने पर वह आपके पुरस्कारों के लिए आपसे संपर्क करेंगे। आर्य ने सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद। सैनिक ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी के साथ आर्य को देखा। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य, क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? आर्य बदहवास हो गया और उसने पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने खुद की ओर इशारा करते हुए अविश्वास में इस युवा सैनिक को देखा। तुम कह रहे हो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ दूं? यश और अन्य ने भी चौड़ी आंखों से इस युवा सैनिक को देखा। उनका बल इतना मजबूत था कि सैनिक कांपने लगा। उसने डरपोक होकर ऊपर देखा। क्या ये बहुत परेशानी भरा है सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य? आर्य ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं कहाँ हस्ताक्षर करूं? ओह माय गॉड, मेरे प्रशंसक हैं। ये देखकर सैनिक की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से आर्य को एक पेन और किताब दी। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस युग में अभी भी पेन और किताबें क्यों थीं। आर्य ने इसे लिया और सावधानीपूर्वक अपना नाम हस्ताक्षर किया। इस सैनिक ने इसे उत्साह से लिया। आर्य बहुत भावुक था। उसने वास्तव में एक ऑटोग्राफ दिया। वह बड़ा हो गया। सैनिक ने एक उत्साहित मुस्कान दिखाई। धन्यवाद सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य। फिर उसने सबको अलविदा कहा और चला गया। आर्य खांसा और अपनी मुस्कान को इकट्ठा किया जबकि यश और बाकी को शांति से देखा। खांसा, शांत रहो, ये सिर्फ एक प्रशंसक है, ये सिर्फ एक ऑटोग्राफ है। यश और अन्य। रितिका ने स्पष्ट रूप से कहा, उबाओ। फिर उसने महिला डॉम खोला। जल्दी करो और कल्टीवेशन करो या तुम ललिता द्वारा पीटे जाने वाले हो। आर्य अकड़ गया और जल्दी से अपनी घमंडी अवस्था से उबर गया। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, हालांकि अब कोई युद्ध नहीं है, हमें अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी। टीचर नैना ने भी यह कहा। वापस जाओ और कल्टीवेशन शुरू करो। यश और बाकी ने सिर हिलाया लेकिन फिर भी आर्य को अजीब तरह से देखा।
हर कोई अपने कमरों में वापस चला गया। आर्य ने अपना सामान नीचे रखा और बिस्तर पर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। उसने कल हवा और बिजली गॉड-आर्ट गोले का उपयोग किया। उसकी लाइटनिंग गॉड-आर्ट पर एक बड़ा सुधार हुआ था, लेकिन उसकी विंड गॉड-आर्ट में ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी। अभी भी दिन का समय था और आर्य अधिक गॉड-आर्ट गोले प्राप्त करने के लिए पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपने शरीर और स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए लाल गोलों का उपयोग करना चुना। आर्य ने पाया कि अपच ओपनिंग स्टेट जानवरों के लाल गोले, जिनके अलग अलग स्तर थे, थोड़े अलग लाल गोले थे। 5 अपच वाले 6 अपच वालों से कमजोर थे, लेकिन इसने आर्य को अब ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। लाल गोले उसके मानसिक डायमेंशन से गायब हो गए। आधी ऊर्जा ने उसके शरीर को पोषण दिया, जबकि बाकी आधे ने उसके स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए बाहर से स्पिरिट चीक को खींचा। ... समय बीत गया और 5 दिन बाद दोपहर का समय था। हर कोई रहने वाले कमरे में स्क्रीन देख रहा था। ये 25वें ग्रह पर युद्ध के बारे में सीधा प्रसारण था। कल ब्लेड डीमन सेना ने आखिरकार रैली समाप्त की और 25वें ग्रह पर आ गई। तब से 25वां ग्रह युद्ध की स्थिति में था। आज युद्ध आखिरकार शुरू हुआ। ब्लेड डीमंस दूसरी स्पिरिट मेटल खदान के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उनके द्वारा भेजे गए सैनिकों की संख्या उम्मीद के मुताबिक थी। उनके पास जमीन पर आपूर्ति बिंदु की भी कमी थी, इसलिए वे युद्ध में काफ़ी प्रतिबंधित थे। इसके बावजूद युद्ध अभी भी बहुत तीव्र था। आर्य और अन्य ने स्क्रीन पर हर जगह आग और खून देखा। ऊर्जा किरणें हवा में दौड़ीं और उड़ने वाले जहाज फट गए। मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट्स भीषण लड़ाई में बंद थे। ग्रह पर क्षेत्रीय मौसम बदल रहा था। पूरी जमीन चटक गई और हिल गई। मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट्स पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर सकते थे अगर वे अर्थ एरा में वापस होते। कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। कई कैमरा एंगल थे और आप देशी जानवरों को भागते हुए देख सकते थे। ये देखकर आर्य ने अपने पैर पर थप्पड़ मारा और पुकारा, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल गया। यश ने पूछा, क्या बात है? मैं स्वाद लेने के लिए कुछ देशी जानवरों को पकड़ना भूल गया। उस रेत ईगल का स्वाद इतना अच्छा था, बाकी बहुत बुरे नहीं होने चाहिए। यश और अन्य, उससे बात न करना ही सबसे अच्छा था। वे स्क्रीन देखने के लिए मुड़े। मानव पक्ष को लाभ था और ब्लेड डीमंस ने खदान पर घात लगाने के लिए एक कुलीन टीम भेजने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें जियान शाओनिंग और अन्य द्वारा रोक दिया गया था। उसी समय एक और क्षेत्र में जिसे ब्लेड डीमंस नहीं जानते थे, इंसान खुशी खुशी खुदाई कर रहे थे। इसके रूप से मानव लाभ स्पष्ट था। हालांकि नैना और बाकी घायल हो सकते थे, लेकिन जीवित रहना कठिन नहीं था। हालांकि उनकी लड़ाई बहुत भयानक थी और पत्रकार कुछ भी विशिष्ट नहीं पकड़ सकता था। वे इससे कुछ भी नहीं सीख सकते थे। दिलचस्प टिप्पणियां थीं। मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्या वह सुंदर पत्रकार उनकी प्रशंसक नहीं है? मैं भी देखना चाहता हूं। मुझे पिछले युद्ध को देखने को नहीं मिला, लेकिन मैंने फेडरल टाइम्स पर वह क्लिप देखी। उस खाने के शौकीन क्लिप ने मुझे अच्छा लगा। हा, मैं भी। मैं खाने के शौकीन यंग ड्यूक के लिए वोट करूंगा। जोड़ एक। आर्य ने बेजान होकर स्क्रीन को देखा। यश हंसा। खाने का शौकीन यंग ड्यूक, यह अच्छा लगता है। ज़ेवियर हंसा। आर्य, तुम्हें कौन सा नाम चाहिए? मैं तुम्हारे लिए एक वोट करूंगा। आर्य, ज़ेवियर के अच्छे इरादे थे, लेकिन एक वोट क्या कर सकता था? इयान ने आर्य की आस्तीन खींची और कहा, कैसा रहे अगर तुम इसे टिप्पणियों में टाइप करो। इयान का शर्मीला रूप देखकर आर्य की पीठ ठंडी हो गई। इयान, तुम्हें याद रखने की जरूरत है, तुम एक लड़के हो। इयान ने शर्मिंदगी में अपना हाथ पीछे खींच लिया। ओह। आर्य, उसने हार मान ली। यह आदमी मदद से परे था। रितिका ने कहा, हार मान लो, अगर तुम इसे कहते हो तो वे खुशी खुशी इसे चुनेंगे। कियारा हंसी। खाने का शौकीन यंग ड्यूक बहुत अच्छा है। आर्य ने उसे घूरा। शर्मीली जेसिका ने धीरे से कहा, कियारा, उसके साथ खेलना बंद करो। वह पहले से ही बहुत दयनीय है। आर्य, वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। इस पल उसका कम्युनिकेटर बज उठा। आर्य ने इसे देखा और तुरंत उत्साह से कहा, वे हमें सैन्य इनाम देने जा रहे हैं। यश ने जल्दी से पूछा, सच में? क्या हम अब चलें? हर कोई उम्मीद से आर्य को देख रहा था। वे इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस इनाम के साथ वे मार्शल आर्ट्स नेट पर काफ़ी चीज़ें खरीद सकते थे और फिर उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। आर्य ने सिर हिलाया। हमें तुरंत वहां ले जाने के लिए कोई होगा। वह भी बहुत उत्साहित था। इनाम के बाद वह भी अमीर हो जाएगा। वह जो चाहे खरीद पाएगा। जल्द ही किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और आर्य ने पाया कि पिछली बार का युवा सैनिक दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसने आर्य और बाकी को सलाम किया। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य, मेजर जनरल बैरी ने मुझे आपको ले जाने के लिए कहा। आर्य ने सिर हिलाया। धन्यवाद। फिर उन्होंने मुख्यालय में एक ऊंची इमारत तक सैनिक का पीछा किया।
वे शीर्ष मंजिल तक पहुंचने के लिए लिफ्ट में चढ़े। फिर उन्हें एक कार्यालय के सामने ले जाया गया और युवा सैनिक ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ, एक आधिकारिक आवाज़ सुनी जा सकती थी। सैनिक ने दरवाजा खोला और आर्य और अन्य को अंदर जाने का संकेत दिया। आर्य और बाकी अंदर गए और पाया कि कार्यालय में केवल 3 लोग थे। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सामने के दरवाजे की ओर मुख करके डेस्क के पीछे बैठा था। उसने सैन्य वर्दी पहनी थी और उसके बिल्ले पर एक सुनहरी लंबी तलवार और एक तारा दिखाई दे रहा था। यह मेजर जनरल बैरी थे। दोनों तरफ 2 छोटे डेस्क थे जिन पर 2 युवा अधिकारी काम कर रहे थे। जब आर्य और अन्य अंदर आए तो वे सभी ऊपर देख रहे थे। आर्य और उसके साथियों ने सलाम किया। रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेजर जनरल बैरी का चेहरा थोड़ा हल्का हो गया और वह मुस्कुराए। जनरल नैना को एक अच्छा छात्र मिला। शार सिस्टम सेना केवल आपकी वजह से इस स्पिरिट मेटल खदान को प्राप्त करने में सक्षम थी। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य। आर्य ने उत्तर दिया, मैं बस भाग्यशाली था। बैरी मुस्कुराए, चूंकि आपने योग्यता अर्जित की है तो एक इनाम होगा। मैं आपके सैन्य इनाम की घोषणा कर रहा हूँ। आर्य और अन्य उम्मीद से बैरी को देख रहे थे। बैरी ने धीरे से कहा, सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य, हाँ, आपने स्पिरिट मेटल खदान घटना में सबसे बड़ा योगदान दिया। इनाम इस प्रकार हैं, 500 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। बस पहले इनाम ने आर्य की आंखें चौड़ी कर दीं। ओह माय गॉड, 500 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। पिछली बार उसने स्नातक परीक्षण में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और उसे केवल 10 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले थे। पहले के 80 के को जोड़कर उसके पास अब 580 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होंगे। वह तुरंत अमीर हो गया। यश और अन्य ने यह आंकड़ा सुना और सांस नहीं ले सके। वे सभी आर्य को सदमे में देख रहे थे। वे बहुत ईर्ष्यालु थे। बैरी मुस्कुराए और जारी रखा, सैन्य रैंक को लेफ्टिनेंट कर्नल में पदोन्नत किया गया। आर्य हंसने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे बस एहसास हुआ कि घोषणा अभी भी चल रही थी। इसे रोके रखो। आर्य अंदर एक खुश बच्चे की तरह हंसा। बस 10 दिनों से अधिक में उसने सेकंड ग्रेड सोल्जर से शुरुआत की और अंततः लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। उसने बहुत सारे रैंक छोड़ दिए। यह एक अभूतपूर्व गति थी। बैरी, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य, आप फेडरेशन के इतिहास में लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचने वाले सबसे तेज व्यक्ति हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पुरस्कारों का निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लेफ्टिनेंट कर्नल तक इतनी तेजी से पहुंचे कि आपने मार्शल को चौंका दिया। मूल रूप से आपका रैंक मेजर होना चाहिए था, लेकिन खबर थी कि आप व्हाइट ब्लेड हत्या सूची तक पहुंच गए, इसलिए आपका अंतिम रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। आर्य ने अपनी आंखें झपकाईं। यहां तक कि मार्शल भी चौंक गए। मेजर जनरल बैरी मुस्कुराए, हाँ, यहां तक कि जनरल नैना भी दूसरे वर्ष में ही लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंची। आपको क्या लगता है? आर्य ने हॉर्न ली। वह जानता था कि नैना कितनी मजबूत थी और फिर भी वह उससे तेज था। ये सोचकर आर्य काफ़ी खुश महसूस कर रहा था। वह वास्तव में एक प्रोडिजी था, लेकिन यह इसलिए था क्योंकि वह भाग्यशाली था और स्पिरिट मेटल खदान घटना का सामना किया। किनारे पर 2 अधिकारी आर्य को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। वे कुछ दशकों से सेना में हैं और उन्होंने कभी भी 2 सप्ताह में एक सेकंड ग्रेड सोल्जर को लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचते नहीं देखा था। बेशक यह आर्य के रैंक के केवल मानद होने और वास्तविक शक्ति न होने के कारण भी था। यदि यह वास्तविक शक्ति वाले पद होते तो इसमें समय लगता। इसके बावजूद ये पहले से ही काफ़ी भयानक था। अगर खबर निकलती तो आर्य का नाम फेडरेशन में गूंज उठता, हालांकि वह पहले से ही काफ़ी प्रसिद्ध था। हालांकि यश और अन्य कुछ उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये सुनकर भी वे चौंक गए। फिर बैरी ने जारी रखा, उसी समय फेडरेशन के उच्च स्तरों ने लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य को स्तर 3 का मानद बिल्ला दिया है। फिर आर्य की आंखें चौड़ी हो गईं और यश और बाकी ने एक बार फिर सांस लेना बंद कर दिया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या कहना है। इनाम बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि आर्य को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ये पहले से ही बहुत भाग्यशाली था कि उसे स्तर 5 का मानद बिल्ला मिला। अब उसे स्तर 3 दिया गया था, स्तर 4 छोड़ दिया गया था। बैरी मुस्कुराए, विभिन्न मानद बिल्ला स्तरों के अलग अलग लाभ भी हैं। सबसे सीधा यह है कि आप जितने उच्च स्तर के होंगे उतनी ही कीमती मार्शल तकनीक, डिवाइन आर्ट और खजाना आप देख सकते हैं। जब आप वापस जाएंगे और जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आर्य को पहले मार्शल आर्ट साइट पर बहुत सी चीज़ें उपयोगी नहीं लगीं। तो क्या यही कारण था? बेशक चीज़ें जितनी कीमती होंगी, आपूर्ति उतनी ही कम होगी। वे इसे उन लोगों को आपूर्ति करेंगे जिन्होंने पहले फेडरेशन में बहुत योगदान दिया। आर्य बहुत उत्साहित हो गया। उसके पास अब 580 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे, इसलिए वह जो चाहे खरीद सकता था। बैरी की आंखें चमक उठीं। वह जानते थे कि आर्य क्या सोच रहा था और कुछ और नहीं कहा। फिर वह मुस्कुराए, ये सभी सैन्य मुख्यालय से पुरस्कार हैं। आर्य सन महसूस कर रहा था।
सैन्य मुख्यालय से पुरस्कार। क्या निजी भी थे? बैरी मुस्कुराए। आप वास्तव में चतुर हैं। ये सही है, अब शार सैन्य से एक इनाम दिया जाएगा। 2 स्पिरिट मेटल खदानें हैं। ब्लेड डीमंस द्वारा खोजी गई एक इष्टतम खुदाई की स्थिति में नहीं है, लेकिन दूसरी वाली ने इन 5 दिनों में लगभग 2 टन वापस ले लिया। पूरी खदान शायद 10 टन के लायक है। इसका आधे से अधिक लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य के कारण है। इसलिए हम लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य को 150 किलो स्पिरिट मेटल देंगे। ये सुनने के बाद आर्य बदहवास हो गया। अब तक वह अभी भी स्पिरिट मेटल के सटीक मूल्य के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब वह फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास का छात्र बना तो उसे केवल 1.5 किलो इनाम दिया गया था। 150 किलो का मूल्य शायद 500 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। क्या एक साधारण सिस्टम सैन्य के लिए यह बहुत अधिक नहीं था? आर्य की झिझक देखकर बैरी मुस्कुराए। अगर ये लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य के लिए नहीं होता तो हम शायद खदान भी नहीं ढूंढ पाते, और शायद ब्लेड डीमंस इसके बजाय इसे माइन करते। ये हमारी सेना के लिए सबसे बड़ा नुकसान होता। ये पहले से ही हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। चूंकि हमारे पास बहुत सारे सैनिक हैं और हमें स्पिरिट मेटल की बड़ी रकम की आवश्यकता है, हम केवल इतना ही दे सकते हैं। 150 किलो 1% से कम है। ये बहुत नहीं है। आर्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तो धन्यवाद जनरल। हा, अगर स्नातक होने के बाद आपके पास विशेष रूप से सैन्य सेवा के लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप यहाँ वापस आ सकते हैं। मेरा मानना है कि वे सैनिक आपका बहुत स्वागत करेंगे। आर्य ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से, अगर मेरे पास कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है तो मैं शार सिस्टम में आऊँगा। उसने अपनी मुठ्ठियाँ भींच लीं। इस बार ये सिर्फ इतना है कि व्हाइट ब्लेड हत्या सूची ने उसे युद्ध के मैदान को आधे रास्ते में छोड़ दिया। अगली बार भले ही वह ब्लड ब्लेड हत्या सूची में हो, वह फिर भी युद्ध के मैदान में आएगा। बैरी मुस्कुराए। भले ही आर्य अंततः नहीं आया, उसने अच्छे संबंध स्थापित किए। फिर बैरी ने यश और अन्य लोगों को देखा। हालांकि आर्य की तुलना में उनका प्रदर्शन सामान्य था, लेकिन अगर आर्य तुलना के लिए नहीं होता तो इसे अभी भी उल्लेखनीय माना जा सकता था। कॉपोरल यश। हाँ, बैरी मुस्कुराए। आप भी युद्ध में बहुत बहादुर थे। इनाम 20 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होगा। कॉपोरल से सार्जेंट में पदोन्नति। साथ ही शार सेना आपको निजी इनाम के रूप में 2.5 किलो स्पिरिट मेटल देगी। यश की आंखें खुशी से चमक उठीं। यह इनाम आर्य की तुलना में कुछ भी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसने जो किया वह आर्य के साथ बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता था। आर्य के वहां होने से जोखिम बहुत कम थे। यह इनाम बहुत अच्छा था। फिर बैरी ने दूसरों के लिए भी पुरस्कारों की घोषणा की। यश, इयान, जेवियर, केयारा, रितिका और जेसिका सभी को 20 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और सार्जेंट में पदोन्नति मिली। उन्हें प्रत्येक को 2.5 किलो स्पिरिट सोना भी मिला। यह इनाम उनकी उम्मीदों से परे था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। बैरी ने फिर आर्य से कहा, वैसे जनरल नैना ने कहा कि आप अभी के लिए सार्जेंट मेजर ललिता का इनाम ले सकते हैं। आर्य, वे दोनों? ललिता ने कहा कि नैना इससे निपटेगी। तो इस निपटेगी का मतलब था कि वह उसके लिए इसे लेगा। उसे लगा कि प्रसंस्करण शुल्क लेना आवश्यक है। बैरी मुस्कुराए। सार्जेंट मेजर ललिता लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य के साथ ब्लैक स्केल्ड बीस्ट छत्ते में गई और स्पिरिट मेटल खदान की खोज की। उन्होंने युद्ध के मैदान पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें सार्जेंट मेजर से प्रथम लेफ्टिनेंट में पदोन्नत किया जाएगा। साथ ही उन्हें हमारी ओर से 100 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और 15 किलो स्पिरिट मेटल दिया जाएगा। आर्य ने सिर हिलाया। मैं इसे संभालने में उसकी मदद करूंगा। इसका मतलब था कि फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उसके खाते में भेजे जाएंगे और डेटा प्रोफाइल में सैन्य उपाधि बदल दी जाएगी। सैन्य बिल्ले के अलावा उसे बस स्पिरिट मेटल इकट्ठा करने की जरूरत थी। बैरी ने सिर हिलाया। उस मामले में मैं अधिकारी लियू को स्पिरिट मेटल प्राप्त करने के लिए आपको संसाधन तहखाने में ले जाने दूंगा। बाईं ओर से मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी खड़े हो गए और मुस्कुराए। लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य और बाकी कृपया मेरे पीछे आएं। फिर वह उन्हें कार्यालय से बाहर ले गया और एक लिफ्ट में आया। हर कोई चढ़ा और हर किसी की हथेली और आंखों के सत्यापन के बाद लिफ्ट सक्रिय हो गई। स्तर प्रदर्शित नहीं किए गए थे, लेकिन आर्य और बाकी लिफ्ट को नीचे जाते हुए महसूस कर सकते थे। समूह को उत्सुक देखकर लियू ने समझाया, सबसे कीमती सैन्य संसाधन केंद्रीय कमांडर भवन के नीचे बेस में संग्रहित हैं। स्पिरिट मेटल भी वहां रखा गया है। सुरक्षा बेहद सख्त है। इस इमारत में कुछ मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट्स थे। ये निश्चित रूप से पूरे बेस में सबसे सुरक्षित जगह थी। लिफ्ट जल्द ही रुक गई। फिर दरवाजा खुला। दरवाजे पर शक्तिशाली चीख वाले 2 लोग थे। ये 2 अपच ओपनिंग स्टेट सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने ठंडेपन से हर किसी को स्कैन किया। जब उन्होंने अधिकारी लियू का चेहरा देखा तो उनके चेहरे हल्के हो गए।
बाएं भारी काले रंग के आदमी ने कहा, अधिकारी लियू पहचान। अधिकारी लियू ने इसे निकाला। आदमी ने हथेली के आकार का उपकरण निकाला और दस्तावेज को स्कैन किया और फिर अधिकारी लियू को स्कैन किया। पहचान की पुष्टि करने के बाद उनके चेहरे सहज हो गए। काले रंग का आदमी मुस्कुराया, बहुत सफ़ेद दांत दिखाते हुए। उसने आर्य और अन्य पर नज़र डाली। आप संसाधन इकट्ठा करने के लिए लोगों को लाए हैं। अधिकारी लियू ने सिर हिलाया। हम स्पिरिट मेटल के लिए। स्पिरिट मेटल। दूसरा सुनहरे बालों वाला आदमी बदहवास हो गया। वे स्पिरिट मेटल के एक बैच के आने के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई पहले से ही इसे इकट्ठा कर रहा होगा। यहाँ के रक्षकों के पास नेट तक पहुँच नहीं थी और उन्होंने केवल हर आधे महीने में शिफ्ट बदली। अधिकारी लियू ने आर्य की ओर इशारा किया। स्पिरिट मेटल का ये बैच इस युवक द्वारा पाया गया है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य है। उसकी सैन्य योग्यता बहुत बड़ी है। क्या आपने 18 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य को देखा है? जब आप बाहर जाएंगे तो आपको विशिष्ट विवरण पता चल जाएगा। 18 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल। बूढ़े लियू, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? काले रंग के आदमी ने इस पर विश्वास नहीं किया। ये बहुत अथाह था। फेडरेशन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद उसने फिर भी आर्य का उत्सुकता से अध्ययन किया। अधिकारी लियू मुस्कुराए लेकिन समझाया नहीं। ठीक है, मुझे पता है कि तुम लोग इस पर विश्वास नहीं करोगे। जब तुम बाहर जाओगे तो देख लोगे। मैं उसे पहले ला रहा हूँ। फिर उसने आर्य और बाकी को लिफ्ट से बाहर निकाला और दोनों की नज़रों के नीचे एक सफ़ेद मिश्र धातु से बने गलियारे में चला गया। गलियारे के अंत में एक ग्रे मिश्र धातु का दरवाजा था। अधिकारी लियू ने अपनी पहचान निकाली और रेटिना और हथेली प्रिंट सत्यापन से गुजरने से पहले इसे दरवाजे पर स्कैन किया। स्क्रीच। दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक और गलियारा दिखाया। अधिकारी लियू अंदर चला गया और आर्य और अन्य चुपचाप पीछे चले गए। आर्य ने चारों ओर देखा। बहुत कुछ मिश्र धातु से बना था। वे बहुत मजबूत लग रहे थे। चिकनी दीवारों को देखते हुए आर्य को लगा कि एक मच्छर भी उन पर फिसल जाएगा। गलियारा बहुत लंबा था और रास्ते में काफ़ी स्कैनिंग उपकरण थे। अंत में एक और बड़ा धातु का दरवाजा था। इसके अंदर एक विशाल गोल जगह थी। दीवार पर कई बड़े धातु के दरवाजे थे। अंदर भंडारण लग रहा था। अंतरिक्ष के केंद्र में एक उबने वाले, सुनहरे बालों वाले, मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी के साथ एक डेस्क था। उसका रैंक मेजर जनरल था। इसका मतलब था कि यह आदमी एक मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट था। उसने आर्य और अन्य को देखा। लियू, तुम यहाँ किस लिए हो? अधिकारी लियू ने मेजर जनरल बैरी के दस्तावेज निकाले। उन्हें उनका इनाम देने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य 150 किलो स्पिरिट मेटल, प्रथम लेफ्टिनेंट ललिता 15 किलो स्पिरिट मेटल, यश और सार्जेंट प्रत्येक को 1.5 किलो स्पिरिट मेटल, कुल मिलाकर 180 किलो स्पिरिट मेटल। जनरल ने दस्तावेज पर नज़र डाली और फिर एक तहखाने की ओर चले गए। उन्होंने इसे खोला और 8 स्पिरिट मेटल निकाले। यहाँ अधिकारी लियू मुस्कुराए। धन्यवाद मेजर जनरल क्रिस। उन्होंने आर्य और बाकी को स्पिरिट मेटल दिया। आर्य ने अपना और ललिता का अपनी स्टोरेज रिंग में ले लिया। आर्य को अकेले इतना स्पिरिट मेटल प्राप्त करते देख उन्होंने आर्य को थोड़ा और देखा और फिर अपनी सीट पर वापस चले गए। फिर वे लिफ्ट के रास्ते वापस चले गए। 2 रक्षकों ने दांत दिखाए। सब हो गया। अधिकारी लियू मुस्कुराए। हो गया, जब तुम खत्म कर लोगे तो मैं तुम दोनों को बार में ले जाऊंगा। काले रंग का आदमी हंसा और लियू के कंधे पर थप्पड़ मारा। वास्तव में भाई। अधिकारी लियू का मुंह हैंग गया। उन्होंने आर्य और अन्य को लिफ्ट में ले जाया। शीर्ष पर पहुंचने के बाद वे बैरी के कार्यालय में नहीं गए। वे कार को वापस अपने डॉम में ले गए। जैसे ही होवरकार सक्रिय हुई, हर कोई आखिरकार हंसने से खुद को रोक नहीं सका। यश ने कहा, मैं अब आखिरकार अमीर हूँ। 25 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। मैं आखिरकार एक अपच ओपनिंग स्टेट तलवार सूत्र खरीद सकता हूँ जो मुझे अच्छी तरह से सूट करता है। मैं कुछ स्पिरिट फल और जीन सीरम भी खरीद सकता हूँ जो मेरे कल्टीवेशन स्तर को बढ़ाएंगे। मेरी शक्ति और भी बढ़ेगी और मैं एक यंग ड्यूक की स्थिति की उम्मीद कर सकता हूँ। रितिका, ओह कियारा, हाँ, गुड लक। जेसिका, जेवियर, क्या यश तुम एक यंग ड्यूक बनने वाले हो? इयान, यश खुद को प्रोत्साहित कर रहा है। मुझे भी कड़ी मेहनत करनी होगी। आर्य ने चुपचाप देखा और कुछ नहीं कहा। रितिका हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। इस बार इनाम काफ़ी अच्छा है। हमारी शक्ति में इस छोटी अवधि में कुछ वृद्धि हो सकती है। बाकी सब मुस्कुराए। स्पष्ट रूप से वे सोच रहे थे कि क्या खरीदना है। जब वे डॉम में पहुंचे तो हर कोई उतर गया और खरीदारी की होड़ शुरू करने के लिए अपने कमरों में जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। आर्य ने भी आत्मविश्वास से दूसरी बार मार्शल आर्ट्स साइट में लॉग इन किया। जैसे ही उसने लॉग इन किया, साइट पर एक पॉपअप दिखाई दिया। सामग्री ये थी कि आर्य के खाते का अधिकार स्तर 3 मानद खाते तक बढ़ा दिया गया था।
उसके पास अधिक विशेषाधिकार होंगे। आर्य ने इसे स्कैन किया। उनमें उच्च स्तरीय वस्तुओं तक पहुंच शामिल थी, साथ ही साथ एक प्लेनेटरी स्टेट चर्चा मंच भी। वह प्रसिद्ध शिक्षकों के अनुभाग में अपनी मार्शल आर्ट्स क्लिप भी प्रकाशित कर सकता था, साथ ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ भुगतान प्राप्त कर सकता था। आर्य ने इसे जल्द ही बंद कर दिया। उसे देखकर ही वह बदहवास हो गया। पहली बार जब वह यहाँ गया तो उसने स्पिरिट मार्शल स्टेट को तोड़ने के लिए मुफ्त ची आकर्षण मंत्र डाउनलोड किया। उसके बाद वह एक स्पिरिट बॉडी बन गया। ये कल्टीवेशन साधारण कल्टीवेटर से अलग था। स्पष्टीकरण खोजने के लिए उसने मंचों में लंबे समय तक खोज की। इंसेक्टॉइड ज्वार के बाद उसने बस एक मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन अनुभव पत्रिका खरीदी और उसके पास फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खत्म हो गए। इस प्रकार उसने अन्य चीज़ों को नहीं देखा। इस बार वह अपने खाते में 580 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को देखकर बहुत आश्वस्त महसूस कर रहा था। वह सब कुछ देखने जा रहा था। साइट पर कई टैब थे जिनमें मार्शल तकनीक, खजाना, चर्चा, प्रसिद्ध शिक्षकों का मार्गदर्शन और यहाँ तक कि मिशन भी शामिल थे। कुछ गर्म खबरें और ब्लॉग भी थे, साथ ही पहले पृष्ठ पर क्लिप भी थीं। आर्य ने अलग अलग टैब देखे और सोचा कि उसके पास क्या कमी थी। उसके बारे में अभी सबसे मजबूत पहलू गॉड आर्ट था। अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो उसे बहुत सुधार ला सकती थी तो वह डिवाइन आर्ट होगी। आर्य शारीरिक और मानसिक शक्ति, गुप्त तकनीकों के बारे में भी सोच सकता था। भले ही अपनी शक्ति में सुधार करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उसने मार्शल तकनीक ब्लॉक खोला। इस टैब को भी कई ब्लॉक में अलग किया गया था। इसमें मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट से नीचे वालों के लिए मार्शल तकनीक और मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट और उससे ऊपर वालों के लिए अनुभव, विचार, गुप्त तकनीकें और डिवाइन आर्ट्स शामिल थीं। पिछली बार जब उसने लॉग इन किया था तो कोई गुप्त तकनीक और डिवाइन आर्ट टैब नहीं था। स्पष्ट रूप से ये केवल उसके अधिकार में वृद्धि के कारण दिखाई दिया। कुछ अनोखी पारिवारिक विरासत के अलावा मार्शल आर्ट्स साइट पर लगभग सभी मार्शल तकनीकें थीं। आर्य ने दांत दिखाए और बिना किसी हिचकिचाहट के डिवाइन आर्ट अनुभाग खोला। वह देखने जा रहा था कि डिवाइन आर्ट्स की कीमत कितनी है। इसे खोलने के बाद उसका उत्साहित चेहरा जम गया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। देखो उसे क्या मिला। डिवाइन आर्ट फायर क्लोन, फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 80 मिलियन। आर्य उसने चुपचाप वेबसाइट बंद कर दी और खिड़की के बाहर देखा। तारे बहुत चमकीले थे। सिस्टम का सूरज रात के आकाश में एक विशाल आग के गोले की तरह था जो गर्मी और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि ये गर्मी आर्य के दिल में ठंडक को बाहर नहीं निकाल सकी। उसने शायद गलत खोला होगा। उसने वेबसाइट को रिफ्रेश किया और कांपते हुए फिर से डिवाइन आर्ट अनुभाग में क्लिक किया। सबसे ऊपर पहला वाला अभी भी एक फायर क्लोन था। कीमत अभी भी 80 मिलियन फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी। आर्य ने अपना बैलेंस देखा और अचानक रोना चाहा। उसे नहीं पता था कि क्या वह इतना कमा सकता है, भले ही वह प्लेनेटरी स्टेट तक पहुंच जाए। आर्य को लगा कि यह वेबसाइट एक बहुत बड़ा घोटाला थी। वह ये सब कैसे वहन कर सकता था। ये सोचकर आर्य ने डिवाइन आर्ट के लिए जानकारी पृष्ठ पर क्लिक किया। ज्वाला क्लोन, फायर क्लोन को विभाजित करने के लिए फायर गॉड आर्ट का उपयोग करें। क्लोन की शक्ति आपकी गॉड आर्ट की ताकत, आपकी फायर गॉड आर्ट की गुणवत्ता और आपकी अपनी शक्ति पर निर्भर करती थी। अगर सब कुछ वास्तव में मजबूत था तो क्लोन मजबूत होगा। यदि नहीं तो क्लोन का उपयोग केवल लाइन में खड़े होने और एक अतिरिक्त संख्या जोड़ने के लिए किया जा सकता है। कहा जाता है कि एक बार जब आप इस डिवाइन आर्ट को पूरी तरह से सीख लेते हैं तो आप अवतार को हजारों क्लोन में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक क्लोन में चेतना नहीं होती, लेकिन इसमें बुनियादी युद्ध की वृत्ति होती है। लेकिन बस इतना ही काफ़ी भयानक था। अगर यह पर्याप्त नहीं था तो क्लोन आत्मविनाश का प्रयास करें। विस्फोट परमाणु बम से भी ज़्यादा भयानक होगा। हजारों क्लोन एक साथ उड़ रहे हैं। आर्य को लगा कि उसका दिमाग बस इसके बारे में सोचने से हिल रहा है। आर्य की आंखें हरी थीं। ओह माय गॉड, उसके पास फायर गॉड आर्ट थी और उसकी गॉड आर्ट कमज़ोर नहीं थी। अगर उसके पास ये डिवाइन आर्ट हो सकती है तो भले ही क्लोन के पास उसकी शक्ति का आधा हिस्सा हो, यह अद्भुत होगा। तभी आर्य को एहसास हुआ कि डिवाइन आर्ट कितनी भयानक थी। लेकिन अपने बैलेंस को देखते हुए वह मुरझा गया। उसे लगा कि वह बहुत अमीर है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना भोला था। लंबे सन्नाटे के बाद आर्य ने अपने होंठ काटे और फायर क्लोन से दूर देखा। उसने दूसरी डिवाइन आर्ट को नीचे देखा। डिवाइन आर्ट स्टार क्रिपलिंग पंच, फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 60 मिलियन। नाम पढ़कर ही यह बहुत मजबूत लग रहा था। आर्य का मुंह हैंग गया। उसने क्लिक किया और देखा। ये फिजिकल गॉड आर्ट वाले लोगों के लिए एक डिवाइन आर्ट थी। उदाहरण के लिए जेवियर का ब्लैक स्टार शरीर। ये पूरी तरह से फिजिकल गॉड आर्ट की शक्ति को उजागर करेगा और किसी को एक ग्रह के माध्यम से मुक्का मारने की अनुमति देगा।
बेशक जब तक आपका शरीर काफ़ी मजबूत है तब तक आपको इसका उपयोग करने के लिए फिजिकल गॉड आर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आमतौर पर वे साधारण मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया उनके शरीर टूट गए। आर्य ने छोड़ा और नीचे देखा। डिवाइन आर्ट कई प्रकार की थीं। मुख्यधारा मौलिक डिवाइन आर्ट, फिजिकल डिवाइन आर्ट और मानसिक शक्ति डिवाइन आर्ट थी। एक विशेष गॉड आर्ट डिवाइन आर्ट भी थी। उदाहरण के लिए बहता पानी तलवार गठन जिसके लिए तलवारों की आवश्यकता थी। आर्य ने उस तलवार गठन के बारे में सोचा जिसका उपयोग जियान शाओनिंग ने 2 ब्लेड डीमन प्रोडिजीज को रोकने के लिए किया था। उनकी शक्ति समान थी लेकिन वह आसानी से 2 को रोक सकता था। ये डिवाइन आर्ट की शक्ति थी। आर्य ने तलवार गठन की कीमत देखी। ये 4 मिलियन फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी। आर्य ने चुपचाप सिर हिलाया। ये बहुत महंगा नहीं था लेकिन वह इसे वहन नहीं कर सकता था। वह आर्य गरीबी जे था। 4 मिलियन फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बचाने में उसे कितना समय लगेगा? आर्य का दिल दुख रहा था। फेडरेशन के पास बहुत सारी डिवाइन आर्ट्स नहीं थीं। उनमें से केवल 10 थीं। बेशक यह इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका अधिकार अभी पर्याप्त उच्च नहीं है। इसके बावजूद फेडरेशन में 100 से अधिक डिवाइन आर्ट्स नहीं होनी चाहिए। आर्य ने नीचे के अनुभागों को देखा और जल्द ही अंतिम तक पहुंच गया। अंतिम वाले को हवा के पंख कहा जाता था। यह 1.2 मिलियन फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लायक था। यह आपके पीछे पंखों की एक जोड़ी बनाने के लिए विंड गॉड आर्ट का उपयोग करना था। यह आपकी गति को फिर से बड़ी मात्रा में बढ़ा सकता था। बेशक यह आपके कल्टीवेशन स्तर और आपकी गॉड आर्ट की शक्ति पर निर्भर करेगा। यह आर्य के लिए बहुत व्यावहारिक था लेकिन वह इसे वहन नहीं कर सकता था। 1.2 मिलियन उसके लिए खगोलीय कीमत थी। आर्य ने चुपचाप पृष्ठ छोड़ने से पहले एक बार फिर उस पर नजर डाली। उसने अपने बिस्तर पर बेजान होकर आह भरी। फिर आर्य की आंखें अचानक चमक उठी जब वह उठा। उसे याद आया कि वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन से गॉड आर्ट प्राप्त कर सकता है। उसे बस नीले पक्षी बॉस को मारने की जरूरत थी। ये सोचकर आर्य वापस लेट गया। जब तक वह उस बॉस को मार सकता था तब तक वह शायद हवा के पंख वहन कर सकता था, है ना? निराशा के एक पल के बाद आर्य फिर से बैठ गया। उसकी आंखों में एक दृढ़ नज़र थी। वह इस बार गरीबी से हारने वाला नहीं था। वह मार्शल आर्ट्स वेबसाइट के माध्यम से देखना समाप्त करने जा रहा था। शायद उसे कहीं और कुछ उपयोगी मिलेगा। आर्य ने मार्शल तकनीक अनुभाग को देखना शुरू किया। एक मार्शल तकनीक उसके लिए उपयोगी नहीं थी लेकिन वह डिवाइन आर्ट का वहन नहीं कर सकता था। उसने पहले एक खरीदने का अनुभव किया लेकिन उसका स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन स्तर कम था। यह इसके लायक नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद आर्य ने अपनी नज़र गुप्त तकनीकों पर जमा दी। मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट और उससे ऊपर के लिए यह आपकी युद्ध शक्ति को बेहतर बनाने का एक और साधन था। आर्य ने अपनी आंखों में उम्मीद के साथ पृष्ठ खोला। कई प्रकार की गुप्त तकनीकें थीं जिनमें शारीरिक शक्ति गुप्त तकनीक, मानसिक शक्ति गुप्त तकनीक और यहाँ तक कि स्पिरिट फोर्स गुप्त तकनीक भी शामिल थी। इनके अलावा कुछ आत्मविनाशकारी तकनीकें और गुप्त तकनीकें भी थीं जो विशेष प्रभावों का उपयोग करती थीं। आर्य ने गुप्त तकनीक पृष्ठ को देखा। जो लोग गॉड आर्ट जानते थे वे अल्पसंख्यक थे। अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट्स खुद को बेहतर बनाने के लिए स्पिरिट फोर्स और गुप्त तकनीकों के अपने ज्ञान पर निर्भर थे। उदाहरण के लिए एक स्पिरिट फोर्स संपीड़न और रिहाई गुप्त तकनीक किसी की स्पिरिट फोर्स को थोड़े समय में बहुत मुक्त कर सकती है और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को गॉड आर्ट मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इसके प्रतिकूल दुष्प्रभाव थे। सबसे पहले, अगर भौतिक शरीर काफ़ी मजबूत नहीं होता तो ये स्पिरिट फोर्स के विस्फोट को संभाल नहीं पाता। दूसरा, हालांकि यह थोड़े समय के लिए आपकी शक्ति बढ़ा सकता है लेकिन आपकी स्पिरिट फोर्स जल्द ही खत्म हो जाएगी और आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। संक्षेप में इसके फायदे और नुकसान थे। इस प्रकार की गुप्त तकनीकें डिवाइन आर्ट्स की तुलना में बहुत सस्ती थीं। आप उन्हें 100 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ खरीद सकते हैं। वे आर्य के लिए उपयोगी नहीं थे। स्पष्ट रूप से स्पिरिट फोर्स के विस्फोटक उपयोग के लिए गॉड आर्ट्स का उपयोग करना बेहतर था। एक गॉड आर्ट एक चीट इंजन की तरह थी जो किसी की शक्ति को बढ़ाती थी जबकि एक गुप्त तकनीक की स्पिरिट फोर्स का कुल उत्पादन समान रहता था। उसी समय एक बॉडी रिफाइनमेंट गुप्त तकनीक भी थी। इन गुप्त तकनीकों के बहुत सारे दुष्प्रभाव नहीं थे लेकिन वे बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करेंगे। यह आर्य के लिए भी उपयोगी नहीं था। उसके पास पहले से ही लाल गोले थे और उसकी बॉडी रिफाइनमेंट हर समय सही स्थिति तक पहुंच सकती थी। जिन गुप्त तकनीकों में आर्य की दिलचस्पी थी वे विशेष थीं। उदाहरण के लिए चीस्टील्थ गुप्त तकनीक। हालांकि इसकी तुलना चीस्टील्थ गॉड आर्ट से नहीं की जा सकती लेकिन ये काफ़ी अच्छी थी। यह आर्य के लिए एक बहुत ही उपयोगी गुप्त तकनीक होगी जो हर रात पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में जाता था। आर्य ने कीमत देखी। इसकी कीमत केवल 3 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी।
हालांकि यह उपयोगी थी, लेकिन यह उन लोगों के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं थी जो आपसे बहुत ज़्यादा मजबूत थे। इस प्रकार कीमत बहुत सस्ती थी। आर्य ने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के खरीदा और मुस्कुराया। फिर आर्य ने फिर से खोजना शुरू किया। जल्द ही उसे एक और मिला, मानसिक शक्ति गुप्त तकनीक, मन पढ़ना। आर्य चौंक गया। उसने उम्मीद से परिचय खोला और जल्द ही थोड़ा निराश हो गया। यह एक मन पढ़ने की तकनीक थी जिसमें दो प्राणियों के बीच मानसिक शक्ति में आवश्यक अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए। आर्य की वर्तमान मानसिक शक्ति को देखते हुए वह केवल उन लोगों को पढ़ सकता था जो सबसे अधिक स्पिरिट मार्शल स्टेट तक पहुंचे थे। वे मार्शल आर्टिस्ट जो कुछ मानसिक शक्ति रक्षा कलाओं से परिचित थे, भले ही ये केवल एक नंगे ज्ञान था, उसके द्वारा नहीं पढ़े जाएंगे। आर्य ने हॉर्न ली और अंततः इसे खरीदने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझका। यह न तो गॉड आर्ट थी और न ही डिवाइन आर्ट। किसी को इससे बहुत अधिक करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये वैसे भी महंगा नहीं था। इसकी कीमत केवल 5 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी। शायद वह किसी बिंदु पर इसका उपयोग करने में सक्षम होगा, है ना? फिर आर्य ने अन्य गुप्त तकनीकों को देखा। उसे कुछ भी बहुत दिलचस्प नहीं मिला, इसलिए उसने पृष्ठ छोड़ दिया। उसने 8 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च किए और एक चीज तीर्थ गुप्त तकनीक और मन पढ़ने की तकनीक खरीदी। कुल मिलाकर यह एक अच्छा सौदा था। आर्य मुस्कुराया क्योंकि उसे खरीदी गई चीजें मिलीं। खरीदारी से संतुष्ट होने से प्राप्त खुशी ने उसे इस वास्तविकता को भुला दिया कि वह वास्तव में गरीब था। उसका मूड तुरंत बदल गया। मार्शल तकनीक अनुभाग समाप्त करने के बाद आर्य ने खजाना अनुभाग खोला। इस अनुभाग को खनिजों, स्पिरिट सामग्री, स्पिरिट फल, स्पिरिट आइटम, सीरम और जादुई कलाकृतियों में विभाजित किया गया था। आर्य ने फिर खनिज अनुभाग खोला। सबसे ऊपर एक अयस्क था जिसे स्टार कोर मैरोक कहा जाता था। 15 मिलियन फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। आर्य ने कुछ पलों के लिए चांदी के तरल को देखा और फिर चुपचाप इस अनुभाग से बाहर निकल गया। वह वास्तव में बहुत गरीब था। फिर उसने अन्य वर्गों को देखा। स्पिरिट सामग्री, फल और आइटम प्राकृतिक थे, जबकि सीरम और जादुई कलाकृतियां कृत्रिम थीं। सबसे सामने वाले सभी बहुत महंगे थे। वे डिवाइन आर्ट से सस्ते नहीं थे। उसके लिए गनीमत थी कि इस पहलू की मांग बहुत अधिक नहीं थी। जब वह यूनिवर्सिटी लौटेगा तो वह अपना खुद का स्पिरिट पावर्ड आर्मर बनाएगा। शायद वह यहाँ से कुछ सामग्री खरीदेगा। आर्य ने फिर चर्चा मंचों को देखा। पहले वह जो उच्चतम देख सकता था वह मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट अनुभाग था, लेकिन अब वह प्लेनेटरी स्टेट अनुभाग तक पहुंच सकता था। उसने अपर्चर ओपनिंग स्टेट, मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट और प्लेनेटरी स्टेट में पोस्ट को देखा। उनमें से अधिकांश कल्टिवेशन के मुद्दों के बारे में चर्चा थी। आर्य को अपने लिए कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, इसलिए वह चला गया। प्रसिद्ध शिक्षक अनुभाग भी था जहां आप अपने सवालों के जवाब देने के लिए शक्तिशाली प्राणियों के साथ नियुक्तियां कर सकते थे। कुछ वीडियो भी उपलब्ध कराए गए थे जहां आप सीख सकते थे। बेशक शुल्क लिया गया था। अपर्चर ओपनिंग स्टेट के साथ नियुक्ति करने की लागत 500 फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी। आर्य, क्या उसे कुछ पॉकेट मनी कमाने के लिए अपना नाम वहां छोड़ना चाहिए? शायद 10 साल बाद वह हवा के पंख वहन करने में सक्षम होगा। तब आर्य को एहसास हुआ कि उसका कल्टिवेशन दूसरों से अलग था। वह शायद किसी का जवाब नहीं दे पाएगा। आर्य को लगा कि आय की एक और धारा अवरुद्ध हो गई है। इसके बाद उसने अंतिम अनुभाग मिशन खोला। सबसे ऊपर 3 बड़े खूनी शब्द थे। शब्द ऐसे दिखाई दिए जैसे वे जानलेवा इरादे से भरे हुए थे। दानव शिकार सूची। कुछ दिन पहले जब उसे व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में शामिल किया गया था तो नैना ने उसे मानव संस्करण दानव शिकार सूची के बारे में बताया था। इसे भी 3 में विभाजित किया गया था, 1 सितारा, 2 सितारा और 3 सितारा। 1 सितारा व्हाइट ब्लेड हत्या सूची के अनुरूप था। 2 सितारा ब्लड ब्लेड हत्या सूची के अनुरूप था। 3 सितारा ब्लैक ब्लेड हत्या सूची के अनुरूप था। आर्य 2 सितारा और 3 सितारा सूचियों को देखना भी नहीं चाहता था। वह उन्हें हरा नहीं सकता था और न ही उनसे दूर भाग सकता था। वह 1 सितारा सूची को देख सकता था। वे उसके करीब थे। 1 सितारा सूची के सबसे ऊपर गुबुयाते नामक एक ब्लेड डीमन था। उसकी युद्ध शक्ति मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट के बेहद करीब थी। उसके पास स्पेस फील्ड गॉड आर्ट और एक जन्मपूर्व दानव शरीर था। उसका अपराध और बचाव बेहद भयानक था। उसने काफ़ी शक्तिशाली इंसानों को मार डाला और युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसे मारने का इनाम 6 मिलियन फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स था। दूसरा एक प्रोडिगल कमांडर था जिसका नाम मोमोएडे था। उसकी शक्ति केवल अपर्चर ओपनिंग स्टेट के तृतीयक चरण में थी, लेकिन उसके पास बहुत दुर्लभ भविष्यवाणी गॉड आर्ट थी। ये समय से संबंधित एक गॉड आर्ट थी। भविष्य की भविष्यवाणी करने की संभावना अधिक थी। जिस युद्ध में वह था उसमें इंसान कभी नहीं जीते थे। उसके लिए इनाम भी 6 मिलियन फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स था। तीसरे स्थान पर लोलेक्सिस था जो एक वैज्ञानिक प्रतिभा थी।
उसकी शक्ति भी अपचर ओपनिंग स्टेट के तृतीयक चरण में थी। उसकी गॉड आर्ट सुपर आत्मज्ञान थी। वह सब कुछ सीखने में अविश्वसनीय था, चाहे वह मार्शल आर्ट्स हो या विज्ञान या यहाँ तक कि कमान। क्योंकि मार्शल आर्ट्स के लिए गुबुयाते था और कमान के लिए मोमोएडे, उसने वैज्ञानिक क्षेत्र को चुना। इसके बावजूद उसकी युद्ध शक्ति पीछे नहीं रही। उसे मारने का इनाम भी 6 मिलियन फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स था। उन्हें नई पीढ़ी का 3 सबसे मजबूत दानव कहा जाता था। ब्लेड डीमन के दानव राजा ने उन्हें डॉन ब्लेड्स के रूप में अभिषेक किया। उनके पुरस्कार नीचे के रैंक वाले 2 सितारा सूची राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक थे। 1 सितारा सूची में चौथे स्थान के ब्लेड डीमन प्रोडिजी के लिए इनाम केवल 2.5 मिलियन था। सूची में आगे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में धीरे धीरे कमी आई। लगभग 2000 पर इनाम केवल 500 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स था। आर्य ने अपनी कुल संपत्ति को देखा। यह उसके मूल्य के काफी समान था। आर्य ने सूची में ब्लेड डीमंस पर नजर डाली। गरीबी ने उसकी आंखों को ढक लिया। वह इन लोगों का शिकार करना चाहता था। हालांकि उसका कारण अभी भी बरकरार था और उसने चुपचाप इस सूची को छोड़ दिया। आर्य ने खिड़की से बाहर देखा और गहरे विचार में पड़ गया। कुछ पलों बाद उसने वापस मार्शल आर्ट्स साइट पर देखा। सरकारी मिशन भी थे, साथ ही निजी और निगम मिशन भी। अधिकांश सरकारी मिशनों को फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ मुआवजा दिया गया था, जबकि निजी और निगम मिशनों को सभी प्रकार के तरीकों से पुरस्कृत किया गया था। आर्य ने कुछ मिशनों को लापरवाही से देखा। एस्ट्रल स्पिरिट कॉर्पोरेशन एक अंगरक्षक को काम पर रख रहा था। ग्राहक सीईओ की बेटी थी। अगला एक मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट चिलचिलाते सूरज के फूल की तलाश में था। वह क्या था? आर्य ने आगे नीचे देखा। अगला मिशन सरकार द्वारा जारी किया गया था। यह एक वांछित मिशन था। लक्ष्य 60 जोड़ अपचर शक्ति वाला एक अपचर ओपनिंग स्टेट मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। आर्य ने परेशान नहीं किया। ये व्यक्ति उससे बहुत मजबूत था। वह देखता रहा। कई मिशन थे। यदि आप मिशन को स्वीकार करते हैं तो आपके विवरण उस व्यक्ति को भेजे जाएंगे जिसने मिशन दिया था, और वे तय करेंगे कि आपको काम पर रखा गया है या नहीं। आर्य ने मिशन अनुभागों को बंद कर दिया। वह मुख्यालय बेस के अंदर रहने वाला था। वह मिशन पूरा करने के लिए बाहर नहीं जा सकता था। प्रवेश परीक्षा के बाद वह स्कूल वापस जाएगा। वह नहीं जानता था कि स्कूल कैसा था, इसलिए वह अभी तक मिशन स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि संभव हो तो वह कुछ मिशन करने की कोशिश करेगा और देखेगा कि क्या वह हवा के पंख खरीदने के लिए 1.2 मिलियन प्राप्त कर सकता है। इससे उसकी लड़ाई को बहुत लाभ होता और उसे आसानी से भागने की अनुमति देता, क्योंकि वह व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में था। उसे इस डिवाइन आर्ट की बहुत आवश्यकता थी। आर्य को अब बहुत अधिक ज़रूरतें नहीं थीं, इसलिए उसने शेष 570 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च नहीं किए। साइट छोड़ने के बाद आर्य बिस्तर पर बैठ गया और मन पढ़ने की तकनीक और ची स्टील तकनीक को कल्टीवेट करने के लिए बैंगनी गोले का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये 2 गुप्त तकनीकें कठिन नहीं थीं। बैंगनी गोले की मदद से उसने 3 घंटे में दोनों को सीखा। उसने अपनी आंखें खोलीं और बाहर देखा। अंधेरा हो चुका था। डॉम शांत थे। हर किसी ने शायद अपने फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ काफ़ी कुछ खरीदा था और कल्टीवेशन में डूबे हुए थे। इस पल आर्य के पास एक साहसी विचार था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मानसिक शक्ति को स्थानांतरित कर दिया। उसने एक अंधेरे आयाम में प्रवेश किया। 2 अंगूठियां मौजूद थीं। ये पॉकेट हंटिंग डायमेंशन के 2 नक्शे थे। आर्य दूसरे में नहीं गया बल्कि पहले वाले में वापस चला गया। वह घास के मैदानों पर दिखाई दिया और उससे ज़्यादा दूर एक सुपर विशाल खरगोश नहीं था। ये खुशी से घास चबा रहा था जब तक कि आर्य अचानक दिखाई नहीं दिया और उसे डरा दिया। आर्य ने खरगोश को देखा। इसने उसे काफ़ी छुआ। वे पुराने दोस्त थे। दूसरे नक्शे का खरगोश बिल्कुल खरगोश नहीं था। ये बहुत डरावना था। वह एक नज़र से मौके पर ही मर गया। इस नक्शे पर खरगोश बहुत प्यारे थे। थोड़ी देर के लिए आर्य को घूरने के बाद यह जमीन से उछला और आर्य की ओर दौड़ा। आर्य की आंखें बेहद कोमल थीं जब उसने खरगोशों को देखा। ये दृश्य था इतना परिचित। जब वह पहली बार यहाँ आया था तो वह बहुत चिंतित था, लेकिन अब उसे लगा कि यह खरगोश काफ़ी प्यारा और भुलक्कड़ था। आर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमकी और खरगोश हवा में मंडराया। यह इतनी जल्दी हुआ कि खरगोश प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। यह आर्य को खूंखार रूप से घूरता रहा। कुछ सेकंड बाद खरगोश बदहवास हो गया। उनके बीच की दूरी बिल्कुल नहीं बदली थी। क्या हुआ? जल्द ही खरगोश को एहसास हुआ कि वह हवा में फंसा हुआ था। खरगोश घबराने और संघर्ष करने लगा। आर्य ने दांत दिखाए क्योंकि खरगोश ने अपने पैर मारे और अपने गोलमटोल शरीर को ऐंठा। उसे लगा कि यह आदमी और भी प्यारा था। आर्य इसे खाना चाहता था। कितनी अफसोस की बात है, वह नहीं खा सकता था। फिर आर्य ने खरगोश को हवा के साथ अपने करीब खींच लिया।
ये देखकर कि वह कितना चिंतित था, आर्य ने उसके सिर को थपथपाया और कहा, अच्छा खरगोश, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। डरो मत। आर्य बस एक दिलचस्प प्रयोग करना चाहता था। चून की मन पढ़ने की तकनीक जीवित प्राणियों के मन को पढ़ सकती थी। वह वास्तव में उत्सुक था कि पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में जानवर क्या सोचते हैं। यह एक रहस्य था और वह इसे उजागर करेगा। आर्य ने मन पढ़ने की तकनीक का उपयोग किया और अपनी मानसिक शक्ति को खरगोश के मस्तिष्क तक बढ़ाया। आर्य की वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ सफलता दर स्पिरिट मार्शल स्टेट से नीचे वालों के लिए लगभग 100% थी। ये खरगोश खूंखार था, लेकिन ये स्पिरिट मार्शल स्टेट तक नहीं पहुंचा था। आर्य की मानसिक शक्ति उसके विचार में गहराई तक बढ़ी। खरगोश की सोच बहुत अराजक थी। मन पढ़ने की तकनीक केवल विचार के बुनियादी स्तर को पढ़ सकती थी। आर्य कुछ भी पढ़ने में सक्षम नहीं लग रहा था। क्या प्रयोग विफल होने वाला था? बस इस पल आर्य की दृष्टि काली हो गई। अनगिनत दृश्य उसके दिमाग में चमक गए। आर्य ये भी नहीं देख सकता था कि दृश्य क्या था। कुछ समय बाद रोशनी इस सरल लेकिन अवर्णनीय दृश्य में रुक गई। इस अंधेरे स्थान में प्रकाश का केवल एक स्थान था। जब आर्य ने इसे स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की तो उसकी मानसिक शक्ति शिथिल हो गई और दृश्य गायब हो गया। फिर आर्य ने अपनी आंखें खोलीं और वह वापस डॉम में था। आर्य, क्या हुआ? वह बस खरगोश पर मन पढ़ने की तकनीक का उपयोग करना चाहता था। वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन से बाहर क्यों था? वह कैसे मरा? आर्य बिस्तर पर लेट गया और उस दृश्य को याद किया। वह क्या था? पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में एक जानवर। क्या वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में एक जगह थी, या उस खरगोश का विचार एक बिग बॉस के विचार से जुड़ा था? आर्य इसे समझ नहीं पाया, इसलिए उसने हार मान ली। वह इसे धीरे धीरे खोज सकता है जब वह मजबूत हो जाएगा। आर्य को अचानक एहसास हुआ कि उसे आज पॉकेट हंटिंग डायमेंशन से कुछ नहीं मिला। आर्य ने अपनी छाती महसूस की। दर्द हुआ, उसे कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर निराश होने के बाद आर्य ने अराजक विचारों को खारिज कर दिया और बैठ गया। कल्टिवेशन। इन 5 दिनों में उसका स्पिरिट फोर्स कल्टिवेशन स्तर 1 और स्तर बढ़ गया। एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 7 तक पहुंच गया। हालांकि उसे केवल एक लाइटनिंग गॉड गोला और एक पुनर्योजी गॉड गोला मिला। गॉड गोलों के बिना आर्य ने कल्टिवेशन के लिए लाल गोलों का उपयोग किया। ... जल्द ही अगला दिन था। आर्य ने अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथ भींच लिए। पिछली रात के कल्टिवेशन के परिणामों को महसूस किया। एक स्थिर सुधार। वह मुस्कुराया और उठ गया। वह तना और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर चला गया।